चलिए तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है मोशन। देखिए ज़रा समझिएगा, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मोशन है। कोई पूछे मोशन क्या है तो बोलेंगे, पहला बात बोलेंगे समझिएगा कि मोशन एक जो है ना, एक ऐसा वर्ड है जिसको कह सकते हैं हम लोग कौन सा वर्ड, रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है कि मोशन को अगर आपको डिफ़ाइन करना होगा तो कभी भी आप जो है ना बिना रेफरेंस पॉइंट के डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। सर यहाँ पे फिर एक नया वर्ड बोल दिए आप, एक तो पहले समझ में नहीं आया हमको रिलेटिव वर्ड, और दूसरा बात बोले क्या कि ये इसको हम डिफ़ाइन करते हैं क्या, रेफरेंस पॉइंट से। तो समझिए, ज़्यादा डरना नहीं है, समझना। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो मोशन है किसी भी बॉडी का एक अवस्था है। अवस्था मतलब क्या, एक नेचर है कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, वो क्या बताता है, उसका अवस्था बताता है, स्टेट बताता है। ध्यान रखिएगा, मोशन क्या है, ये स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में कोई भी बॉडी कहिए या फिर क्या कहिए, ऑब्जेक्ट कहिए, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सर मोशन क्या है, अवस्था है। मोशन क्या है बोलो, अवस्था है, स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी का। तो फिर यहाँ दिक्कत आ रहा है, तो फिर सर ये अवस्था कैसा है, ये अवस्था कैसा है, रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या कि किसी भी बॉडी को अगर बताना है कि वो मोशन में है कि नहीं है, वो मोशन में है कि नहीं है, हम बिना किसी के हेल्प से नहीं बता सकते हैं। तो सर जिस चीज़ का हम लोग मदद लेते हैं किसी बॉडी को बताने के लिए कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है, उस चीज़ को या फिर उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। समझिए, ज़रा ध्यान से समझिए, अभी अब शुरू किए हैं, आराम से समझिए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या कि मोशन इज ओनली डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में है ये, विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। मतलब क्या कि बिना रेफरेंस पॉइंट के हम किसी भी बॉडी को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है। तो अब सर रेफरेंस पॉइंट क्या है, चलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं बताते हैं, पहले आपको हम एग्जांपल समझाते हैं और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। चलिए हम देखते हैं। हमने आपसे बोला कि बताइए कि हम मतलब सर जो है वो मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मोशन में है कि नहीं है। तो फट से बच्चा बोलेगा कि सर आप तो खड़े हैं, रुके हुए हैं, आप क्या है, रेस्ट में हैं। ठीक है, एक बात आपसे पूछे, फिर अब अभी देखो, अब इसी बात में दिक्कत हो जाएगा। अभी हम आपके द्वारा आप हमको बोले कि सर क्या है, रेस्ट में है। आपने क्या बोला कि सर रेस्ट में है, लेकिन हम अभी आपको तुरंत प्रूफ करके दिखाते हैं कि सर मोशन में। कैसे, आप सोचिए ज़रा कि धरती भी तो घूम रहा है, धरती घूम रहा है तो धरती के रफ्तार से हम घूम रहे हैं। तो अब तुरंत बच्चा बोलेगा नहीं सर हम गलत बोले थे, आप मोशन में हैं। तो सोचिए कि हम एक ही बॉडी, सर एक ही खड़े हैं आपके सामने, और एक ही सेम बॉडी को आप तुरंत बोल रहे हैं कि वो मोशन में है और तुरंत बोल रहे हैं कि रेस्ट में है। इसका मतलब क्या कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या बोलना है। सोचिए, हम क्या बोले, आप इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि आप डायरेक्ट जो है ना किसी के बिना मदद के ही आप बोल दे रहे हैं कि हम रेस्ट में है कि मोशन में है। अगर अब देखिए, अब समझिएगा बात को क्या बोल रहे हैं, क्या होता है रेफरेंस पर समझिएगा। मैं अब इसी प्रश्न को बदल के पूछता हूँ, समझिए, थोड़ा मॉडिफाई करके पूछते हैं। अब बताइए आप लोग कि सर जो है आपके रिस्पेक्ट में मोशन में है कि रेस्ट में है। तो अब यहाँ सोचना है कि सर ने बोला कि मेरे रिस्पेक्ट में, तो अगर सर मेरे रिस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन को चेंज करेंगे, जगह को बदलेंगे, तो मेरे रिस्पेक्ट में मतलब कि आप लोग अपने के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग बोलिएगा कि सर मेरे रिस्पेक्ट में आप जगह नहीं बदल रहे हैं, तो आप क्या है, आप मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हम यही बोल दें आपको कि बताइए कि ये मून के रिस्पेक्ट में बताइए हम क्या में है, रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आप बोल देंगे कि सर मून के रिस्पेक्ट में धरती तो गोल गोल घूम रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि मून के रिस्पेक्ट में सर आप क्या में है, मोशन में है। तो आप एक बार सोच के देखिए कि क्या कोई ऐसा ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा पार्टिकल या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट रेस्ट या फिर कंप्लीट मोशन में हो। सर ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का हर एक चीज़ किसी न किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और किसी न किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। इसका मतलब हम एक लाइन बोल सकते हैं आपको कि देयर इज़ नो एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच आर एट कंप्लीट या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट और इन कंप्लीट मोशन। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, बात को समझिए। तो सर यहाँ बात आ गया कि सर इस मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट का ज़रूरत पड़ रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हम ले सकते हैं सर, समझिए। रेफरेंस पॉइंट जो है कैन बी एनीथिंग,
कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, हमारे अनुसार ठीक है बेस्ट रेफरेंस पॉइंट हम दो चीज़ को लेते हैं, एक ग्राउंड को धरती के रिस्पेक्ट में, और या फिर हम टाइम। तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? हम टाइम को देते हैं। क्या ये कोई बाउंडेशन है कि सर टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट को टाइम ही ले? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम अभी छोटे बच्चे हैं, आपको बहुत ये काम करेगा ग्राउंड और टाइम। आप कोई भी बॉडी को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब ज़रा सोचिए, मैं इन दोनों के बारे में बात करता हूँ, सुनिएगा। मैं पूछूं अगर आपसे, अब आपसे पूछूं, मैं रेफरेंस पॉइंट आपको दो दे दिया, अब मैं पूछूं आपसे, बताइए कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, धरती के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में हूँ? तो अब आप आराम से बोल सकते हैं कि सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप क्या हैं? रेस्ट में है, क्योंकि धरती वही है, ग्राउंड यही है, और आप दो ही हैं, आप चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि आपका पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए आप रेस्ट में हैं। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में बोलिए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर मैं पूछूं कि बताइए कि हम मतलब सर जो है टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन में है कि क्या मोशन में है कि रेस्ट में है? तो फट से बोलेंगे सर टाइम तो चल रहा है, लेकिन आप क्या टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे। इसका मतलब क्या कि टाइम के रिस्पेक्ट में आप क्या हैं? आप क्या हैं? रेस्ट में हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्राउंड या फिर टाइम। तो हम प्रीफर करते हैं टाइम। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि वो गाड़ी, कोई भी गाड़ी अगर रोड पे जा रहा है, तो बोला वो गाड़ी रेस्ट में है कि मोशन में है? तो पहले उनको बोलिएगा कि सर आप पहले अच्छे से क्वेश्चन पूछिए। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन अधूरा पूछ रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ आप हमसे पूछें रेस्ट या फिर मोशन, ये रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब ये किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के मदद से बताना उचित होता है। और जैसे ही आप इसको आप रेफरेंस पॉइंट नहीं बताइएगा और हम आंसर देंगे, तब आप मेरे आंसर को गलत कर दीजिएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी सर बताएं कि बताओ कि मैं आपके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, तो ये क्वेश्चन अधूरा है। मैं अगर ये बोलूं कि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बताइए रेस्ट में है कि मोशन में, ये सही क्वेश्चन होगा। मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं कि मोशन में, ये बात सही होगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। तो अब समझ में आ गया होगा कि सर कभी भी रेस्ट या फिर मोशन को हम बिना रेफरेंस पॉइंट के डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बिना रेफरेंस पॉइंट के डिफाइन नहीं करने के चलते ही इसको क्या कहा दिया गया? रिलेटिव पॉइंट। मतलब क्या? रिलेटिव वर्ड। मतलब क्या कि मोशन को किससे रिलेट करते हैं? बताइए, रेफरेंस पॉइंट के से रिलेट करके हम मोशन को डिफाइन करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आता है डिफाइन करने का। अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको इसको डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन क्या है सर? क्वेश्चन हमारा आएगा कि डिफाइन मोशन। तो अब सिंपल, आपके पास रेफरेंस पॉइंट दो है, आप कोई भी चुन लीजिए। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, खत्म कहानी। तो आंसर क्या होगा बोलो बाबू? व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्या चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज़ सेड, तब उसको कहेंगे टू बी इन मोशन। तब हम क्या कहेंगे बोले बाबू? उसको मोशन में कहेंगे। उसी तरीके से मैं आपको दूसरा प्रश्न दूं। ठीक है, पहला प्रश्न ये हो गया। सेकंड प्रश्न दूं कि डिफाइन करिए रेस्ट को। तो फिर से वैसे ही बोलेंगे, सेम टू सेम आंसर होगा क्या? बस खाली चेंज हो जाएगा कि डू नॉट चेंज यहाँ हो जाएगा। तो बोलिए क्या होगा बोलो बाबू? आप लोग को आ गया अब। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज़ सेड टू बी इन रेस्ट। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है। ठीक है कि सर मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। अभी आपको हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस ही कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए हम एक नोट बोल देते हैं कि बताइए क्या कोई भी यूनिवर्स का ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कंप्लीट या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन में है? तो सर नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा, लिख देते हैं नथिंग इन द यूनिवर्स विच आर इन कंप्लीट या फिर एब्सोल्यूट या फिर आप क्या कह सकते हैं कंप्लीट रेस्ट
और इन क्या मोशन। ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन में होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखिए हम लोग क्या क्या सीखे। मोशन क्या होता है, किसी भी बॉडी का क्या अवस्था होता है। मोशन कैसा टर्म है, तो मोशन एक रिलेटिव वर्ड या फिर रिलेटिव टर्म है। आप यहाँ पर टर्म भी बोल सकते हैं। कैसा टर्म है बोलो बाबू, रिलेटिव टर्म है। मोशन रिलेटिव टर्म का मतलब क्या कि इसको हमेशा हम किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है, तो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बेस्ट रेफरेंस पॉइंट क्या मानते हैं, ग्राउंड और टाइम। तो यहाँ से बात कर रही है कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। और हम यहाँ एक नोट देखें, ध्यान रखिएगा। तो अब हम थोड़ा सा अगर आपको पूछें कि बताइए, कोई अगर आपसे पूछता है, जो अभी एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले हम दे रहे थे कि बताइए कोई अगर आदमी आपको मिलता है और बोलता है कि सर रोड पे गाड़ी जो चल रहा है वो मोशन में है कि रेस्ट में है, तो मूर्ख की तरह तुरंत नहीं आंसर देना है। पहले आप पूछिएगा कि सर किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं कि वो गाड़ी रेस्ट में है कि मोशन में है। अगर हमसे आप पूछते हैं कि बताइए कि अगर आप पूछते हैं कि बताइए कि पेड़ के रिस्पेक्ट में बताइए, फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताइए कि वो गाड़ी जो है मोशन में है कि रेस्ट में, तो आप बोलेंगे क्या कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गाड़ी क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर आप पूछ दीजिए कि उस गाड़ी में बैठा हुआ पैसेंजर के रिस्पेक्ट में बताइए कि वो गाड़ी मोशन में है कि रेस्ट में, तो सोचिए कि सर पैसेंजर जिस गाड़ी में बैठा हुआ है वो जहाँ है गाड़ी का पोर्शन वहीं है, उसके रिस्पेक्ट में गाड़ी तो वहीं का वहीं है। तो सर इसका मतलब क्या कि पैसेंजर के रिस्पेक्ट में गाड़ी रेस्ट में है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गाड़ी मोशन में है। उसी तरीके से रेलवे ट्रैक पर जाइए, रेलवे स्टेशन पर जाइएगा तो रेल चल रही है, आप पैसेंजर से पूछिएगा कि बताओ तुम रेस्ट में है कि मोशन में है, तो वो बोलेगा कि किसके रिस्पेक्ट में, तो पूछिएगा कि बताइए कि ग्राउंड के प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में बताओ हम मोशन में है कि रेस्ट में है, तो बोलेगा कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में हम क्या है, मोशन में। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म यहाँ है और हमारा जगह चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, मोशन में। लेकिन अब उसी से तुरंत उसी से फिर पूछेगा कि बताओ तुम अपने रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो कि मोशन में हो, तो बोलेगा कि मैं अपने रिस्पेक्ट में बिल्कुल क्या, या फिर ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या हो, तो बोलेगा सर ट्रेन जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं ट्रेन है, ठीक है, भले ट्रेन आपके रिस्पेक्ट में चल रहा है लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन रेस्ट में है। समझ मारा क्या बोल रहे हैं, मतलब समझ मारा कि कोई मूविंग बॉडी रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। सर ये खेल सिर्फ और सिर्फ किसका है, रेफरेंस पॉइंट का है। उम्मीद करते हैं कि आपको मोशन जो है का इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो है डिफाइन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। समझिए सर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए समझिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक यहीं से आ गया है, चेंज इन क्या, चेंज इट्स पोजीशन। ये देखो पोजीशन का बदलना मतलब क्या कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ दो वर्ड आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट तैयार हो रहा है। सर पोजीशन बदलने के लिए दो चीज़ कवर होता है, एक होता है क्या वो बोलो, डिस्टेंस आता है, ठीक है, और एक क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो सर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है डिस्प्लेसमेंट और क्या, डिस्टेंस। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन हम लोग सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, वो क्या है सर, डिस्टेंस एंड क्या, डिस्प्लेसमेंट। जरा ध्यान से समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट एकदम आराम से समझेंगे। मैं आपको एक जो है ना सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, एग्जांपल समझाता हूँ। समझिए मैंने बोला कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बाबू बोलो, बी है। और हमने आपको बोला कि आपको पॉइंट ए से कहाँ जाना है, पॉइंट बी तक जाना है। तो फिर आपको मैंने 10 बच्चे हैं क्लास में, 10 बच्चे को बोला कि आपको ए से बी तक जाना है और मैं कुछ नहीं बोला, तो कोई बच्चा क्या होगा, कोई बच्चा ऐसे जाएगा, कोई बच्चा क्या ऐसे ऐसे करके जाएगा, कोई बच्चा सीधा चला जाएगा, ठीक है, कोई बच्चा डिंग डोंग करके जाएगा। जैसा बच्चा का नेचर वैसा वो रास्ता चुनेगा। तो मेरा कहना ये है कि ये पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है, ये पाथ नंबर 3 है, ये पाथ नंबर क्या बोलो बाबू 4 है। अरे है कि नहीं है? क्या ए से बी तक, ए से बी जब जाना है तो पहले जहाँ से शुरू किया है मोशन, इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं बोलो, जहाँ से मोशन शुरू होता है क्या कहते हैं इसको, इनिशियल पॉइंट। और जहाँ पहुँचना है इसको कहते हैं फाइनल पॉइंट। ध्यान से समझोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी हो जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बस कंडीशन है कि ध्यान से सुनना है, ठीक है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में जो है डिफरेंस करने में तकलीफ हो जाता है, ठीक है। समझिए पहले, समझोगे नहीं तो दिक्कत यही होगा। समझिए हमने बोला कि ए से बी तक जाना है सर, तो क्या कोई पाथ का लिमिट है, इनफाइनाइट पाथ है सर, कोई इससे जगह मतलब ये अनगिनत पाथ है। अरे है कि नहीं है? तो हम सर उतना सारा टाइम पास नहीं करेंगे, हम 4 पाथ लिए हैं। समझिए क्या बोल रहे हैं सर, जिस पाथ में मान लो कि इस पाथ में राम गया, चलो इस पाथ में हम लिख देते हैं राम नाम का लड़का गया, इसमें क्या गया, रोहन गया, इसमें क्या गया, प्रियांश गया, इसमें क्या गई, ये गीता नाम की लड़की चली। तो समझिए मैंने क्या बोला, 4 बच्चे का नाम लिया, रोहन,
राम, रोहन, प्रियांश और क्या, गीता। अब समझना ये है कि सर आपसे मैं पूछूं कि बताओ कि राम ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जिस पाथ में वो चला उस पाथ का लंबाई, मतलब क्या कि पाथ नंबर 1 का लंबाई, द लेंथ ऑफ पाथ नंबर 1 इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई राम। ख़त्म। तो अगर मैं पूछा कि राम बताइए डिस्टेंस कितना चला, तो जो एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल पाथ में था पाथ नंबर 1 राम चला, तो एक्चुअल पाथ का जो लेंथ है ना, लंबाई है, वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। उसी तरीके से मैं रोहन का पूछूंगा तो रोहन का पाथ ये वाला है, ठीक है, पाथ नंबर 2 है, तो पाथ नंबर 2 को सीधा कर करके उसको लंबाई नापिएगा, वही क्या कहलाएगा, बोलो, रोहन का डिस्टेंस कहलाएगा। प्रियांश का डिस्टेंस क्या है, ये लाइन का लंबाई। उसी तरीके से गीता का डिस्टेंस क्या है, ये लाइन का लंबाई। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर कि डिस्टेंस में आप ये बोल दे रहे हैं कि एक्चुअल पाथ का लेंथ को ही क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। बिल्कुल मैंने वही बोला। लेकिन आप समझिए कि इस पूरे के पूरे चारों पाथ में सबसे एक स्टैंडर्ड पाथ है, सबसे एक जो है ना, सबसे एक बहुत ही स्टैंडर्ड शानदार पाथ है, वो कौन है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन वाला। सर सोचिए, यहाँ टाइम वेस्ट होगा, यहाँ टाइम वेस्ट होगा, यहाँ टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल एकदम ओरिएंटेड है, ए से लेके कहाँ तक, बी तक का। बिल्कुल ये स्ट्रेट पाथ भी है और प्लस में क्या, शॉर्टेस्ट पाथ भी है। समझिए सर, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, किससे, इससे। तो सबसे छोटा पाथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। कभी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपसे पूछे कि शॉर्टेस्ट पाथ बनाइए, तो वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो चारों का चारों पाथ में सबसे कौन सा, बाबू बोलो, सबसे छोटा पाथ कौन है, पाथ नंबर 3 जो प्रियांश चला। ठीक है, इस पाथ में आप डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं। इस पाथ में इनिशियल से फाइनल की ओर इसका डायरेक्शन है, और सब पाथ का फर्स्ट पाथ, सेकंड पार्ट और क्या फोर्थ पार्ट में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, जिधर मन उधर मूव कर रहा है। लेकिन इस पाथ पे चलने के लिए बॉडी को, मतलब क्या, प्रियांश को एक डायरेक्शन फॉलो करना होगा। अब वो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, ए से लेकर के बी तक, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। तो याद रखिएगा, इस पाथ में हम एरो देंगे कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। अब समझिए, अब आप कैपेबल हो गए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने में। देखिए मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ दोनों तरफ बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि इसके ऊपर में फिर आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे, कुछ 2-3 न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर आप वहाँ पर अनकम्फर्टेबल नहीं होइएगा। समझिए, मैंने यहाँ लिखा आपके लिए डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को इस चैप्टर में एस से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, एस से, ध्यान रखिएगा। और हमने लिखा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को एस के ऊपर में एरो दे देते हैं। इस एरो का मतलब क्या है कि ये जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है, बोले बाबू, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। जिसके पास क्या होता है, बोलो बाबू, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो सर मैग्नीट्यूड मतलब क्या, एग्जांपल से दिखाई। तो सर एग्जांपल से मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट मान लो 5, तो 5 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे टुवर्ड्स ईस्ट। अब समझ में आ गया कि ईस्ट क्या है, ईस्ट डायरेक्शन है, और 5 मीटर इसका वैल्यू है। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। अगर हम ये डिस्टेंस में एरो नहीं दिए हैं तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बोलिए, ऐसे मैं डिफरेंस में भी इस बात को लिखने जा रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या कि डिस्टेंस को कोई भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बोलिए बाबू, मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो 2 मीटर आपको चलना है, मैंने बोल दिया कि 2 मीटर चलो, तो 2 मीटर तक किधर भी चल सकते हैं, कोई डायरेक्शन का तो लिमिट है नहीं। तो 2 मीटर, 4 मीटर, 10 किलोमीटर ऐसे करके। तो चलिए मैं डिफरेंस करने जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। किसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला डिस्टेंस में कि जो भी राम है, रोहन है, प्रियांश है, गीता है, इसका जो एक्चुअल पाथ का लंबाई है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ऑफ अ बॉडी को कहते हैं डिस्टेंस। अगर यहाँ बोलें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है सर, सबसे छोटा वाला पाथ। क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए से पॉइंट बी, बिटवीन ए टू बी। ए से बी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को क्या कहते हैं, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि बताइए, कभी भी सोच के देखिएगा कि सर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है किससे, डायरेक्शन से। मतलब क्या कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है।
इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। दूसरा बोलेंगे इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जरा देखिए तीसरा बात, सर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, समझिएगा। मैंने बोला 2 मीटर चलो, 4 मीटर चलो, तो कुछ डिस्टेंस तो चले ना सर, कभी भी क्या वो उसका जो है ना डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, बोलो, इट कैन नेवर बी जीरो। लेकिन देखिए यहाँ देखिएगा, ये जो है ये जीरो हो सकता है, इट कैन बी जीरो। अब दिक्कत हो गया सर, डिस्टेंस आपने बोला 2 मीटर, 4 मीटर चला, 2 मीटर चला, 4 मीटर चला, वहाँ तो कुछ ना कुछ दूरी चला, तो 2 मीटर जीरो के बराबर नहीं होता, 4 मीटर जीरो के बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल दिए कि सर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, मतलब कैसे, समझिए। मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल से समझ आया। यहाँ पे मान लो कि बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में चल रहा है, बॉडी ए से चला और फिर घूम घाम के कहाँ आया, ए पे ही आ गया। तो जब ए से चला और ए पे ही आ गया, तो ए जो है वो इनिशियल पॉइंट भी है, ए जो है वो इनिशियल भी है एंड फाइनल पॉइंट भी है, दोनों का दोनों वही है। तो हमने क्या बताया आपको, देखिए ध्यान से, कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी वही और फाइनल पॉइंट भी वही, तो उसके बीच का दूरी क्या हो गया, उसके बीच का दूरी जीरो। इसका मतलब क्या कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ जाएगा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। चलिए, मतलब क्या समझे कि सर ये जीरो हो सकता है, ये उल्टा बोल रहे हैं, डिस्टेंस जीरो नहीं होता है कभी भी, लेकिन ये जीरो हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। क्या बोले बाबू, बोलो, इट कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट से कभी भी ये छोटा नहीं हो सकता है, मतलब कि हमेशा ये बड़ा होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोलेंगे, 4 नंबर, ये हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा छोटा होता है, किससे, डिस्टेंस से। तो इट कैन बी लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। और पांचवा पॉइंट देखेंगे ध्यान से कि सर ये हो गया हमारे पास, एक कैन नेवर बी जीरो। सेकेंड नंबर क्या होगा, इट कैन नेवर बी लेस देन। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि बताइए क्या कभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकता है सर? हाँ, एक केस में हो सकता है। समझिए, मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में चला, ए से चला बी तक चला, ठीक है, ए से बी तक, तो सर चला तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, और इस केस में डिस्टेंस भी वही, क्योंकि वही। अरे बाबू सोचो कि जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा, उस केस में मान लो 2 मीटर चला, तो 2 मीटर क्या डिस्टेंस भी कहलाएगा, और उसी केस में यही स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट पाथ यही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम। मतलब कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, इट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। इन केस ऑफ क्या, स्ट्रेट लाइन के केस में ये क्या हो सकता है, बताइए, बराबर होता है, ठीक है। इसमें भी वही बात होगा, इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू डिस्टेंस इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर पाथ। जब लाइन या फिर पाथ स्ट्रेट होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, बराबर होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 5 पॉइंट आपको बोले। क्या बोले? पहला पॉइंट एक्चुअल पाथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इट कैन नेवर बी जीरो, ये हमेशा क्या होगा, जनरली क्या होता है, लेस देन डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, बराबर हो सकता है कब, जब स्ट्रेट लाइन रहे तो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अभी हम लोग सीखे डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट में
अंतर। जरा सोचिए, हमें इन तीनों पॉइंट को हम लिख रहे हैं एक शॉर्ट में। समझिए, डिस्टेंस जो है 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर, मतलब 0 कभी भी डिस्टेंस नहीं होता है। और यहाँ समझे कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा, या नहीं तो इक्वल होगा, बड़ा नहीं तो इक्वल। ये ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस जो है बड़ा नहीं तो इक्वल, और 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा। तो ये बात तीनों का तीनों बात का एक समराइज्ड वे में इसको लिख दिए कि डिस्टेंस जो है 0 से बड़ा होता है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा और नहीं तो बराबर हो सकता है। उसी तरीके से मैं इधर लिख दूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट था तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर हो सकता है, ठीक है, या फिर छोटा होता है। किससे, डिस्टेंस से। देखो डिस्टेंस को एस से दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में एरो, तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर हो सकता है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो हमेशा क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा। तो छोटा तो कह ही दिए सर, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? बिल्कुल सर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलो बाबू, 0 भी हो सकता है। तो 0 के हम इक्वल कर देते हैं, 0 से बड़ा और 0 से इक्वल। देखो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इस बात को समझिए, ये तीनों पॉइंट का एक सब निचोड़ है, ये निचोड़ है। अच्छा, हम आगे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में आपको क्या बताया गया, डिफरेंस बताया गया, और आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसी के ऊपर में हम आपको 1-2 क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे डिस्टेंस और क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहला बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे कोई पूछेगा क्या है तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ और नहीं, ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है बोलो बाबू, ये फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में कुछ क्वेश्चन कराते हैं और आप उससे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं कि जो अभी अभी हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब उसको क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं और क्या होता है समझिए। चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल में समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए सुनिएगा, उस एग्जांपल से पहले एक बात को समझिए। ठीक है, हमारे लिए जो डायरेक्शन होता है, वो आप देख करके, सूरज देख करके नहीं बोलिएगा। ठीक है, क्या बोलें, ये डायरेक्शन बोर्ड पर, इधर होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये क्या होता है बोलो बाबू, साउथ। ध्यान रखिएगा, हमारी डायरेक्शन यही है। मैंने पहला प्रश्न में बोला कि एक बॉडी है, मान लिया कि एक बॉडी ए है, वो जो है ना 5 मीटर चला, मान लेते हैं कितना मीटर बोला, 5 मीटर चला ईस्ट की ओर। तो यहाँ से मैं ईस्ट इधर की ओर है ना, ईस्ट इधर है, तो 5 मीटर मान लीजिए बॉडी चला और यहाँ पे पहुँचा, ये कितना मीटर, 5 मीटर, बॉडी यहाँ आ गया। और यहाँ से मैंने बोला कि फिर 3 मीटर जो है वो किधर की चला, नॉर्थ की ओर चला। तो 3 मीटर चला सर, मान लेते हैं क्या, ये 3 मीटर चला किधर की ओर, नॉर्थ की ओर, बॉडी यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि 7 मीटर फिर से ईस्ट की ओर चला। 7 मीटर क्या, मान लो ये कितना है, 7 मीटर फिर से ईस्ट की ओर। तो फाइनल ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या हो गया बोलो बाबू, ये फाइनल पॉइंट है। ज़रा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझिए हमने क्या बोला क्वेश्चन कि बॉडी ए से चलना शुरू किया, 5 मीटर ईस्ट की ओर चला। ठीक है, उसके बाद 3 मीटर जो है ना नॉर्थ की ओर चला, फिर उसके बाद 7 मीटर कहाँ, ईस्ट की ओर फिर से चला और पहुंचा कहाँ पर, बी पर। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट। क्लियर है, हमारा ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। बी हमारा क्या हो गया बोलो बाबू, यहाँ तक पहुँच गया, तो बी हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। चलिए इस चीज़ को हम आपसे रब कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत इससे नहीं हो। ठीक है, चलिए हमने क्या बोला समझिए, हमने बोला आपसे, आपने प्रश्न पूछा आपसे कि बताइए, पहला प्रश्न ए से लेके बी तक, ए से बी तक जाने में, हमने प्रश्न क्या पूछा आपसे कि ए से बी तक जाने में बताइए कि बॉडी का डिस्टेंस कितना हुआ। मतलब क्या कि बॉडी ए से बी तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैं शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस को मैं एस से दिखाया, तो एस बताइए क्या होगा। और सेकंड में मैंने पूछा आपसे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा ए से बी। होल जर्नी में मैं पूछ रहा हूँ कि जब बॉडी ए से बी गया तो बताइए कि हमारा डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। चलो हम इसको थोड़ा सा और आपको हम चेंज करते हैं और ज़्यादा समझा देते हैं, इसमें और क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया बी, इसको कर दिया सी और इसको क्या कर दिया बोलो बाबू, डी कर दिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए ए से जब बी गया, ए से क्या गया बोलो, बी गया, तो बताओ डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ।
तो कितना आसान है सर, डिस्टेंस निकालने के लिए ए से बी का जो दूरी होता है वही, तो सर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है वही सेम का सेम दूरी, तो मतलब कितना 5 मीटर। अगर पूछे डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन के केस में ए से बी में क्या है, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या बताया था कि स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो डिस्टेंस भी 5 और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया 5 मीटर। ये पहला प्रश्न। दूसरा मैं बोलूँ कि अगर बॉडी ए से कहाँ गया, सी गया, मतलब फिर से ए से कहाँ गया, सी, तो इनिशियल पॉइंट ए हो गया, फाइनल पॉइंट क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट क्या हो गया। तो मैं इसमें फिगर बना लेता हूँ, ए है यहाँ, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ गया सी, ठीक है, ये ए से सी गया, ये क्या था हमारा बी था, ठीक है ना। ये दूरी कितना है 5 है, ये दूरी कितना है 3 है, और आपसे पूछ रहा है कि बताएं डिस्टेंस कितना चला ए से सी जाने में, ए से सी जाने में डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला। बिल्कुल आसान है, समझिए। डिस्टेंस के लिए क्या होता है सर, जो पाथ में गए हैं, तो पाथ तो हमारा यही है ना सर, अरे पाथ तो यही है, तो पाथ का लंबाई तो 5 मीटर और प्लस 3 मीटर कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत बाद में नहीं हो, 5 + 3 बराबर क्या हो गया 8 मीटर। हो गया ना क्लियर। अगर हमसे पूछे यहाँ देखो, यहाँ गड़बड़ कर दिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में 5 मीटर लिखे हैं सर, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी लिखना ज़रूरी है सर। यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ, लेकिन किधर की ओर जा रहा है, किधर की ओर, ईस्ट की ओर, तो यहाँ क्या कर देंगे टुवर्ड्स, बहुत भारी गलती हो रहा था, टुवर्ड्स क्या ईस्ट। बिना डायरेक्शन के कभी भी वेक्टर क्वांटिटी को नहीं लिखते हैं। चलो उसी तरीके से अब इसमें आते हैं सर। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ढूंढना। जब भी बोले आपसे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है सर, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा दूरी, तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट क्या हुआ हमारा सी है। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ पहले तो एरो दे देना, पहले एरो किधर की होगा, डायरेक्शन कहाँ से होता है, हमेशा सुनना, डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की ओर होता है। तो देखिए इनिशियल से फाइनल की ओर यही दूरी, यहाँ से यहाँ तक लेकर दूरी ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अब ज़रा सोच के देखिए सर, ये से ये दूरी कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और आप क्या ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो मैं आपको निकालने के लिए सिंपल आसान तरीका है, क्या एच निकाल लीजिए। तो क्या होता है, ये हो गया हमारे पास h इक्वल टू क्या होता है, h² इक्वल टू, हम जानते हैं ना पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो h² इक्वल टू क्या होता है बोलो बाबू, p² प्लस क्या होता है b²। हमको यही h चाहिए, तो h² बराबर क्या, p मान लो ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये b 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 25 और 5 30, 30 और 4 24, 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 34 h², ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया, √34। ये आपका आंसर आ गया सर। ए से सी तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ, √34। ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको साथ धीरे धीरे थोड़ा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलिए मैं तीसरा कंडीशन में इसी क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि अगर बॉडी ए से सी नहीं, अब कहाँ जा रहा है डी, हम क्या बोले बॉडी ए से कहाँ गया, डी जा रहा है। इस केस में बताइए डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस जो है ना कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला। ध्यान से समझिए, ये तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ए से डी गया ना, हाँ बिल्कुल ए से डी गया। ए से जब डी गया तो सर डिस्टेंस को तो कुछ भी नहीं करना, जो पाथ में गया उसको क्या करें, डिस्टेंस निकालने के लिए जोड़ दीजिए। 5 गया, 5 इधर 3 इधर और फिर 7, तो 5 3 8 और 8 और 7 कितना होगा 15, क्लियर है ना। अरे 7 7 14 15 होगा ना, 8 7 15, तो कितना हो गया हमारे पास, ये तो सिंपल हो गया सर 15 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी हमको चाहिए। तो मैं फिगर बना देता हूँ फिर से आपको, ताकि वो फिगर क्वेश्चन वाला डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ये 7 है, ये 3 है, और ये क्या है 5 है, ये ए है और ये डी है, ठीक है। और हम क्या बोलें कि इनिशियल से फाइनल की ओर आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिएगा और इसको एरो दे दीजिएगा, ये ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये दूरी चाहिए। बच्चा क्या करता है, मूर्ख वाला काम करता है, बिना समझे हुए वो स्केल निकालेगा और यहाँ से यहाँ नाप देगा। ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, बुद्धि लगाना है। फिर देखो फिर क्या लगेगा, क्या करेगा, अब समझ लेगा वो, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा 3 है और ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेगा। कितना ख़राब बात है। सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ बचपना है। सोच के देखिए कि ये लाइन इस 3 को कितना पे कट किया है, ये कैसे पता चलेगा, ये तो हमको नहीं पता चलेगा। तो आप कैसे आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, ना इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं और ना इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सर आपको थोड़ी पता है कि इस 3 मीटर वाला दूरी को ये लाइन कहाँ पे कट किया है, ये तो नहीं पता है ना। तो जब ये पता नहीं तो आप दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस तो नहीं लगा सकते हैं। तो आप सोचेगा कि सर पाइथागोरस नहीं लगाते तो एक जुगाड़ कर सकते हैं सर, क्या करें कि हम स्केल निकालें नाप दें। ये भी नहीं करना, मैं आपको मना कर रहा हूँ कि स्केल भी यूज़ नहीं करना। अब क्या करें सर, अब हमको सर ये दूरी कैसे निकलेगा, बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि दराओगे हो जाएगा। समझिए, क्या हम
इसको थोड़ा सा अगर नीचे की ओर बढ़ा दें, समझिए नीचे की ओर अगर इसके पैरेलल बढ़ा दें, ठीक है, और मैं इसको मिला दूं तो ये देखो एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। मैं आपके रंग दे रहा हूँ, शेड कर दे रहा हूँ बाबू। ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो। ये पूरा दूरी कितना 3, तो इसके पैरेलल है तो ये भी कितना हो गया 3 हो गया ना, और 3 हो गया। जरा सोचो कि यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये दूरी 7, तो ये भी दूरी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया कि नहीं हो गया, 72 हो गया। तो बताओ इस पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल में ये वाला दूरी कितना हो गया सर, 7 5 12 हो गया ना आसान, 12 और ये 3, और हमको चाहिए ये वाला दूरी, तो ख़त्म हो गया कहानी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ए डी, इसको मान लो ओ मान लिए, तो अब हम करेंगे इसको निकालना है। हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ज़रा सोच के देखिए हमको क्या करना है, ये से यहाँ तक का दूरी निकालना था सर। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ सर। तो करिए इन ट्रायंगल ए, ये डी है, ठीक है, क्लियर लिख देते हैं, ए डी ओ। बताओ ए डी का स्क्वायर हमको चाहिए, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, ए ओ का स्क्वायर अब प्लस क्या ओ डी का स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा, ए ओ कितना है सर 12, 12 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 144 अब प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 9 10 10 और 3 13, 9 4 13, ठीक है, 5 153 हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। तो बताओ ए डी बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, √100 153, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। चलो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए हम एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, देखते हैं उसमें क्या करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो है एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, एक मिनट, वो जो पिछला क्वेश्चन कराए थे तो सेकंड वाले में, सेकंड और थर्ड वाले में हम डायरेक्शन आपको बताना भूल गए थे, समझिएगा। सेकंड वाला क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सेकंड वाला क्या था सर, ए से चला था और वो कहाँ गया था, सी तक गया था, तो ये हमारा डायरेक्शन था। ज़रा सोचिएगा, तो सर आप तो बताए थे डायरेक्शन हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये क्या है बोलो वेस्ट है, और क्या होता है बोलो साउथ है। ये डायरेक्शन कैसे है, इस तरह का डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन क्या होता है नॉर्थ ईस्ट, क्या होता है बोलिए नॉर्थ ईस्ट। तो सेकंड वाले में आंसर क्या हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। और उस वाले में भी क्या था, सेम था, लास्ट वाले में ए से गया कहाँ, ए से गया आपके पास डी, तो इस वाले में भी डायरेक्शन शायद वही है, देखो सेम डायरेक्शन इसी तरह का आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा डायरेक्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट की ओर होगा। अरे क्लियर है, समझिएगा। पिछला वाले क्वेश्चन में मैं दो प्रश्न जो लास्ट का कराया था उसमें मैं डायरेक्शन नहीं लिख पाया था, तो आपको मैं समझा दिया कि डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ ईस्ट, आप टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, और आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। समझिए, मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देता हूं, समझिए। एक बोल रहे हैं हम कि एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, किस पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, समझिए ये बॉडी ए मैंने पोजीशन दिया, ठीक है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सेंटर है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, और बॉडी चल रहा है, देखो हम एरो दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहा है, बॉडी इसी डायरेक्शन में वो गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, यहाँ से रेडियस क्या है इसका आर हम दे दिए। ठीक है, क्या दे दिए रेडियस आर दे दिए। और मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बॉडी ए से चलना शुरू किया, पहला कंडीशन देखिएगा, पहला प्रश्न इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि जब बॉडी ए से चलना शुरू किया, ठीक है, और ए तक, ए से चला और ए ही पहुँच गया, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, बॉडी ए से चला, पहले ए ही नहीं करते हैं, पहले ए से चला और कहाँ पहुँचा सी, ए से सी के बीच में बताइए डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ध्यान से समझेंगे, बहुत आनंद आने वाला है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम हैं। ठीक है, सुनिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर बी अगर दें कि बॉडी ए से चला और कहाँ पहुँचा, बी पहुँचा, तो बताइए उस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए से चला कहाँ पहुँचा, बी तक। फिर उसके बाद मैं अगला प्रश्न दे रहा हूँ सी नंबर में कि बॉडी ए से चला और कहाँ पहुँचा, डी पहुँचा, कहाँ पहुँचा बोलो बाबू, डी पहुँचा, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और एक लास्ट प्रश्न दे रहा हूँ मैं कि बॉडी ए से चला और ए पर ही पहुँच गया, बॉडी डी में मैं दे रहा हूँ, बॉडी ए से चला और कहाँ पहुँचा, यहीं पे आ गया, तो बताइए इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आराम से इत्मीनान से कम एक क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है, तो चलो समझते हैं। अब हम क्वेश्चन का एक एक करके इसका सॉल्व करके देखते हैं कि सर हमको आता है कि नहीं आता। समझिए, पहला केस में क्या कर रहा है, बॉडी ए से सी जा रहा है। सोचिए बॉडी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो सर डिस्टेंस क्या होता है, जब एक राउंड मारेगा वो तो सरकमफेरेंस के बराबर चलेगा।
सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो सर एक राउंड कहाँ मारा है, एक राउंड का सर ये जस्ट आधा है, एक राउंड तो पूरा घूमेगा लेकिन बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है। तो सर एक राउंड का आधा कितना होता है, एक राउंड में चलता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, तो आधा में क्या होगा 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर बाई 2। तो सर डिस्टेंस तो आसान हो गया सर, 2 पाई आर बाई 2, तो 2 से 2 कटेगा तो डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर। उम्मीद करते हैं कि आपको ए से सी में डिस्टेंस निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब पूछता है कि सर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या बताए थे कि सर हमको ढूंढना होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। जरा सोचिए कि इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है सी है, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी। सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी ज़रा चेक करेंगे तो यही ना स्ट्रेट लाइन है, अरे स्ट्रेट लाइन यही तो है, तो ये है आर और ये भी आर, तो आर और प्लस आर कितना 2r, खत्म कहानी। तो सर आर और प्लस आर तो कितना हो गया 2r हो गया। तो सर डायरेक्शन किधर होगा सर A to C, टुवर्ड्स क्या, इसको आप नॉर्थ भी कर सकते हैं, कर लीजिए नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ। कभी भी डायरेक्शन को देना मत भूलिएगा, किस में डिस्प्लेसमेंट में, क्लियर है। अब उसी तरीके से इसको बनाएंगे, पहले आराम से इत्मीनान समझिए। यहाँ A से B गया, A से B गया सर, ये इसका अभी आधा है, समझिए यहाँ से यहाँ तक जितना भी था उसका ये आधा है कि नहीं है कि नहीं आधा। तो सर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना चला था पाई आर, कितना चला था पाई आर, तो यहाँ से इसका आधा कितना होगा पाई आर बाई 2, खत्म कहानी। तो बताइए क्या होगा, बोलो बाबू पाई आर बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए बार बार बोल रहे हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखिएगा, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा ये है। ठीक है, तो सर ए से बी इसको मिलाइए, ऐसे मिला दिए, ए से बी मिला दिए और डायरेक्शन क्या होता है इनिशियल से फाइनल दे दिए। सर देखिए ये आर है, ये आर है और ये 90 डिग्री है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं? बिल्कुल सर। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर का रूट अंडर, तो आर स्क्वायर का आर बाहर आ जाएगा तो √2 आपका आंसर हो जाएगा, √2r आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया √2r। इत्मीनान से वीडियो को धीरे धीरे कर करके एक बार 2 बार 3 बार करके समझना है। ठीक है, एक बार समझ जाएंगे तो आपको इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये हम आपसे कमिट कर रहे हैं। ठीक है, पहले समझिए बात को। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया सर। अब इसका डायरेक्शन देना होगा, तो सर आपको क्या सिखाए थे, डायरेक्शन क्या सिखाए थे सर, ये अगर रहेगा तो इधर कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, इधर रहेगा तो क्या कहलाएगा साउथ वेस्ट, ये अगर इधर रहेगा तो कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, इधर रहेगा तो क्या कहलाता है बोलो बाबू, ये तो बच्चों को भी पता है, ईस्ट नहीं साउथ ईस्ट कहलाएगा, यही डायरेक्शन है ना। तो देखो तो ये बॉडी इधर सीधा जा रहा है, ये लाइन किधर इधर मैच कर रहा है, अरे मैच कर रहा है ना इधर। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये लाइन ऊपर की ओर, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, इधर देखो तो ऊपर की ओर एरो है, तो ऊपर वाला में तो यही आ रहा है ना नॉर्थ ईस्ट। तो आप क्या दीजिए बोलो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट का ये, या फिर फ्रॉम A to B, क्या कहें, या फिर फ्रॉम A to B आप कर दीजिए, बात वही है। ठीक है, अब चलो सेकंड समझ में आ गया। अब थर्ड चलते हैं, बॉडी कहाँ चला A से लेकर D तक चला, A से चला सेमी पेरीमीटर, फिर उसके बाद और सेमी पेरीमीटर का आधा पेरीमीटर, और सर तो आधा पेरीमीटर कितना निकला था सर, आधा पेरीमीटर पाई आर बाई 2 था, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ले कितना हो गया पाई आर बाई 2, अच्छे से लिख देते हैं पाई आर बाई 2। ठीक है, और सर यहाँ से चलते यहाँ गया तो ये तो सेमी पेरीमीटर, सोचिए ज़रा यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना पाई आर, पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस का आधा हो गया पाई आर, और यहाँ से यहाँ और आधा चला तो आधा का पूरा आधा का आधा कितना भी निकाले थे पाई आर बाई 2, तो ये क्या होगा पाई आर बाई 2। तो ज़रा बताइए कि जब A से D जाएगा तो पाई आर प्लस कितना पाई आर बाई 2, तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई आर प्लस क्या पाई आर बाई 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट बताइए A से D में, तो सर ए इनिशियल ये फाइनल ये, सर हम क्या बताते हैं कि इनिशियल फाइनल में क्या करिएगा आप, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिएगा, मिल गया सर, जो ये दूरी होगा वही ये दूरी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इस केस में ये R और ये भी R, तो सर सेम कंडीशन नहीं आ रहा है, ये आपको फिर से वैसा ही, तो जितना ये था उतना ही ये हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा पहले की तरह रूट अंडर 2R, लेकिन यहाँ डायरेक्शन बदल जाएगा। देखिए अब इधर क्यों जा रहा है सर, एरो इधर क्यों रहता है, क्या होगा नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, क्लियर है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए A से A गया, सर A से घूम घाम के यहीं आ गया, तो सर कितना एक राउंड में कितना डिस्टेंस चलता है सर्कमफेरेंस के बराबर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर,
2πr, ठीक है। और सर जब चला यहीं से चला और यहीं पे चला आया तो सर इनिशियल भी वही फाइनल भी वही। उस केस में हम क्या बताते थे कि जब बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह हो जाए तो डिस्टेंस क्या होता है 0। इस केस में डिस्टेंस कितना हो गया 0, और 0 का कोई डायरेक्शन देने का आपको ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको अब क्लियर हो चुका है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है समझिए ध्यान से। यूनिफॉर्म मोशन अगर बोले, कोई बोले कि सर व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, तो कुछ नहीं घबराना नहीं, आराम समझिए। जब कोई बॉडी मोशन में मतलब कि मूविंग बॉडी, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, मतलब क्या कि सर 2 सेकंड में मान लो 2 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में फिर 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में फिर से 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टाइम भी क्या है इक्वल चेंज कर रहा है और डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर रहा है। मतलब क्या है कि जब कोई मूविंग बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल पर, उस केस में उसके मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन। तो बिल्कुल आसान हो गया सर। तो क्या बोलेंगे हम इसमें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, या फिर बॉडी भी कह सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time, then it is said, तब हम उसको क्या कहेंगे, then it is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया। हमने क्या बोला कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पर, तब हम उस बॉडी के मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में, या फिर इक्वल डिस्टेंस करेगा अनइक्वल टाइम में, दोनों में से कोई भी आप एक जो है आप क्या कर देंगे, ऑड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बोलो बाबू, इसमें तो हम इसी से बस कॉपी करेंगे। इसमें बोलो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल, बस इक्वल के जगह पे क्या कर देंगे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं इसको बाबू बोलो, तब हम उसके मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान रखिएगा, मैंने फिर से एक बार इसको जो है रिपीट करना है, ठीक है। समझिए, यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोलेंगे कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पर, तब हम उस बॉडी के मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जरा समझिए, यहाँ पर 2 बातें आ रही हैं, यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 बात आ रहा है। एक आ रहा है बाबू बोलो डिस्टेंस, और एक क्या आ रहा है बोलिए यहाँ पर टाइम, ठीक है ना। तो हम आपको ग्राफ से बना के दिखाते हैं, ग्राफ से बना के समझाते हैं कि सर चल क्या रहा है, क्या होता है अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या बोला, टाइम होगा यहाँ पे 2 बात। तो सर डिस्टेंस और टाइम में मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ और बताता हूँ बाबू कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, समझिए ध्यान से। तो सर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस और टाइम। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ जब भी आपको टाइम बनाना होगा, ठीक है, टाइम को दिखाना होगा, तो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा सहूलियत रहता है उसको एक्स एक्सिस पे दिखाएं, ठीक है। तो ये एक्स है और ये क्या है बोलो वाई है, ठीक है, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। तो हम टाइम इधर दिखा दिए और टाइम का यूनिट लिख दीजिएगा, टाइम किस में होता है, सेकंड में, ठीक है ना। इधर की ओर चल रहा है टाइम, एक्स एक्सिस पे है। अगर वाई पे दिखाना तो फिर क्या है सर, टाइम और फिर क्या है डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस को शॉर्ट में कर देता हूँ, उल्टा हो गया, डिस्टेंस को मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है बोलिए डिस्टेंस, इसको मैं एस से दिखा रहा हूँ। अब हम बोल रहे हैं क्या, अब इसको ज़रा नंबरिंग कर दीजिएगा इक्वल डिस्टेंस पर, 1 सेकेंड,
2 सेकेंड, ध्यान समझिएगा, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, चलो 5 सेकेंड तक ही रखते हैं। इधर भी, इधर क्या है, मीटर रहेगा। अगर डिस्टेंस को एस से दिखा रहे हैं तो एस किस में होता है, एस किस में होता है बोलिए, मीटर में होता है। डिस्टेंस किस में, मीटर में। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और ये क्या होगा, 5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पर। तो हम मानते हैं कि बॉडी जो है ना 1 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में यहाँ है 1 मीटर चला, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। फिर अगले 1 मिनट, एक सेकंड में फिर 1 मिनट चला, 1 मीटर चला, ठीक है। तो यहाँ अगले सेकंड तो फिर 2 पड़ जाएगा। फिर एक सेकंड में फिर 1 मीटर वो आगे चला, फिर अगले 1 सेकंड में ये चल रहा है। तो हम इन सभी पॉइंट को अगर मिलाएंगे, इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो पाएंगे क्या कि हमारे पास एक क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया। तो आज के बाद याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये क्या आ गया बोलो बाबू, स्ट्रेट लाइन। क्या आ गया बोलिए, स्ट्रेट लाइन। और जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो समझिएगा क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और उसका जो ग्राफ है, मतलब कौन सा ग्राफ, ये कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम बनाएं किसका, यूनिफॉर्म मोशन का, तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। अब समझिए क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कर चल रहा था इक्वल टाइम में, लेकिन यहाँ क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल टाइम में। देखिए ध्यान से, 0 इधर हम टाइम दिखाते हैं, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर वाई ले लेते हैं। इस पर मैं टाइम दिखा रहा हूँ एक्स एक्सिस पर, ठीक है, सेकंड में। इधर क्या मैं डिस्टेंस दिखा रहा हूँ किस में, मीटर में, ठीक है। डिस्टेंस को हम बोले थे कि एस से दिखाते हैं। चलो देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। यहाँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर, ठीक है ना। अब समझिए, मान लेते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस, कि 1 सेकंड में यहाँ पे क्या 1 मीटर, फिर अगला 1 सेकंड में कितना चला, 3 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर चला। यहाँ क्या हो रहा है कि टाइम तो 1 सेकंड है सर, टाइम तो इक्वल है, लेकिन क्या डिस्टेंस जो है इक्वल कवर नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको मिलाने को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देखिए हम क्या बोले कि इस वाले में अगर हम देखें कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करने के चक्कर में स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ग्राफ। लेकिन हम यहाँ देखिए कि इक्वल टाइम तो है सर, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है, अलग अलग चल रहा है। इस केस में हमारा क्या आ रहा है, कर्व लाइन आ रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है बोलो बाबू, कर्व लाइन है। तो याद रखिएगा, जब भी कर्व लाइन रहे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब स्ट्रेट लाइन आएगा तो क्या आएगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब बात करेंगे कि मोशन को अच्छे से समझने के लिए, मोशन को और डिटेल में जानने के लिए, मोशन को अच्छे से डिफाइन करने के लिए 3 नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। 3 नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। पहला टर्म स्पीड, नाम सुने होंगे। सेकंड टर्म क्या होता है, वेलोसिटी। और थर्ड टर्म क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अब हम उसको 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो पहले हम बात करें किसका, स्पीड। देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने बोला कि सर मोशन को डिटेल्ड एनालिसिस या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, तीन पैरामीटर्स को डिफाइन किया गया। 3 नए पैरामीटर्स को, 3 नए फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया, ठीक है। मोशन को फॉर डिटेल एनालिसिस या फिर अंडरस्टैंडिंग 3 न्यू फिजिकल क्वांटिटी आर डिफाइंड, ठीक है। क्या हुआ, डिफाइंड या फिर इंट्रोड्यूस किया गया। 3 नए फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। कितना बाबू बोलो, 3। वो कौन कौन था, पहला है स्पीड, जिसको हम लोग v से दिखाएंगे। दूसरा है वेलोसिटी,
जिसको हम भी दिखाएंगे, लेकिन ऊपर में एरो दे देंगे, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। और थर्ड नंबर हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। थर्ड क्या है बोलिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको हम लोग स्मॉल ए से दिखाओ, कैपिटल ए से दिखाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर में हम एरो देते हैं। मैंने फिर से इसको बोलना है, समझिए क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मोशन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोशन क्या होता है सर, रेस्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये तो बस इंट्रोडक्शन था। लेकिन अब यहाँ बात आता है कि अगर हमको सर मोशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो कितना स्पीड उसका है, कितना वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, कितने समय के बाद वो कितना डिस्टेंस चल रहा है सर, कितने समय के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, मतलब पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस अगर करना है आपको कोई भी मूविंग बॉडी के बारे में, उस केस को हम लोग उस चीज़ को पढ़ने के लिए 3 चीज़ का जरूरत पड़ेगा। एक है स्पीड, फिर वेलोसिटी और क्या, एक्सेलरेशन। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। पहले स्पीड, फिर पढ़ेंगे वेलोसिटी, फिर क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। चलिए स्पीड। कोई आपसे अगर पूछे कि सर स्पीड क्या है, तो सबसे पहले बोलेंगे कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, पहला पॉइंट। फिर फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर क्या है सर, इसको डिनोट करते हैं भी से। अल्फ़ाबेट क्या है इसका बाबू बोलो, भी, डिनोटेड बाय सिंबल, इसको क्या कहते हैं, भी, ठीक है ना। फिर बोलना कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या बोलेंगे हमें, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सर ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो है क्या बताता है, मोशन के बारे में क्या बताता है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वांटिटी है ये मोशन के बारे में बताता है कि कोई मूविंग बॉडी कितना तेज या फिर कितना स्लो, मतलब हाउ फास्ट या स्लो अ मूविंग बॉडी इज़। कोई भी मूव करता हुआ बॉडी कितना तेज मूव कर रहा है या फिर कितना स्लो मूव कर रहा है, इस बात को बताने वाला फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलेंगे बाबू, बोलो, स्पीड गिव्स हाउ फास्ट और स्लो अ मूविंग बॉडी इज़। मतलब क्या कि कितना फास्ट या फिर कितना स्लो कोई भी मूविंग बॉडी चलता है, उसी बात को बताने के लिए क्या हम लोग डिफाइन किए हैं, स्पीड डिफाइन किया। मैं बार बार बोला कि मोशन को अच्छे से पढ़ने के लिए हमको 3 क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है। उसमें से पहला क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड के बारे में बताया कि स्पीड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है सर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। स्पीड को भी से दिखाते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसको कोई भी मतलब नहीं डायरेक्शन से। और हमने बोला कि स्पीड क्या बताता है, स्पीड बताता है कि हाउ फास्ट और स्लो अ मूविंग बॉडी इज़। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो स्पीड को सर, स्पीड जो है संबंध बताता है। क्या, किस चीज़ में संबंध भाई, स्पीड बताता है डिस्टेंस और टाइम में संबंध। मतलब क्या कि स्पीड गिव्स रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन। सर हमने बोला कि स्पीड जो है संबंध बताएगा किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फार्मूला, कैसा संबंध सर, दैट इज स्पीड बराबर, बताइए वाह क्या बात है, डिस्टेंस बाय टाइम। बिल्कुल आप लोग सही बोलें, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सर इसको जरा हम सिंबल में दिखाएं तो थोड़ी देर पहले बताएं कि स्पीड को भी से दिखाते हैं, डिस्टेंस जब पढ़ा रहे थे तब बोले कि डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं और टाइम को टी से दिखाते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है हमारे पास। अब यहाँ से पूछेगा आपसे कि सर स्पीड का यूनिट क्या होगा। यूनिट में हम आपको क्या बता रहे हैं, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा। तो जरा सोचिए सर, ऊपर में क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। सर डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हमारे पास एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखिए, या फिर आप ये बाई साइन को हटाइए और ऊपर लेके जाइएगा तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा, ये हो गया। तो याद रखेंगे सर, स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। इस फार्मूला है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। अब चलो
अब स्पीड के बारे में अगर बात करें तो आप देखे होंगे गाड़ी में, गाड़ी बाइक हो गया या फिर कार वगैरह हो गया, तो उसमें देखिएगा कि जो मीटर में आपको दो चीज़ दिखता है, ध्यान रखिएगा। मीटर को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें जो है ना एक में नंबर मेंशन किया रहता है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक में जो है ना नंबर मेंशन किया रहता है, इसमें किलोमीटर दिखाता है 5, 6, 2, 4, और एक रेड कलर का दिखाता है उसमें इस तरीके से, ठीक है, 1, 2 ऐसे करके। तो ये क्या है, ये जो इसमें मीटर दिखाता है ये जो है इसको कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं बोलो, ओडोमीटर। ओडोमीटर का काम है डिस्टेंस बताना, कोई भी मूविंग बॉडी कितना दूरी चला वो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओडोमीटर। लेकिन उसी के जस्ट ऊपर में देखिए कांटा होता है, ठीक है, जो मूव करते रहता है, ऐसे और ऐसे मूव करेगा। जैसे हम एक्सीलरेटर दबाएंगे वो कांटा इधर के जाएगा और इधर जाएगा। तो ये जो है इसको कहते हैं क्या, स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं बोलो, स्पीडोमीटर। मतलब हमने बोला दो यंत्र का नाम बताया, पहला बताया स्पीडोमीटर और दूसरा क्या बताया, ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या करते हैं, स्पीडोमीटर से हम स्पीड बताते हैं, क्या मेजर करते हैं बोलो, स्पीड, कि कितना वो तेज़ या फिर कितना स्लो बॉडी चल रहा है और कितना दूर बॉडी चला, उसको क्या करते हैं, ओडोमीटर से। तो हमारे पास स्पीड है तो मैं इस बात को मेंशन करूँगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लास्ट पॉइंट इसमें होगा कि स्पीड को मेजर करते हैं तो इट कैन बी measured through speedometer। क्या बोले बाबू, बोलो इट में यहाँ पे हम कर देते हैं ज़्यादा, स्पीड कर देते हैं और अच्छा रहेगा। स्पीड कैन बी मेजर थ्रू स्पीडोमीटर। तो हम एक और बात लिख देते हैं, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड थ्रू ओडोमीटर। ओडोमीटर डिस्टेंस किससे नापते हैं बोलो बाबू, ओडोमीटर से नापते हैं। क्लियर है हमारे पास है, बोलिए। हमने बोला कि स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं किससे, स्पीडोमीटर से, और हम बोले कि डिस्टेंस को हम लोग जो है बाबू मेजर करते हैं किससे, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड थ्रू क्या, ओडोमीटर। क्लियर हो गया हमारे पास। तो ये हुआ हमारा स्पीड। इसके बाद एक आता है बाबू कि क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड और क्या होता है एवरेज स्पीड। इसी में छोटा छोटा टॉपिक है, एवरेज स्पीड क्या होता है और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पीड में ही एक टर्म आता है, इसका नाम क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक है। और दूसरा टर्म है यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर आप कह सकते हैं कांस्टेंट क्या, स्पीड। दो बातें हैं, ये चीज़ क्या है समझिए ध्यान से। सर एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब समझिए, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते थे सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टोटल टर्म डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, यही था ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम। मतलब क्या कि बॉडी टोटल कितना दूर चला और टोटल कितना टाइम लगा, उन दोनों को अगर हम रेशियो करते हैं तो वही क्या होता है, एवरेज स्पीड। तो कितना आसान है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा बोलो बाबू। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड बराबर, तो क्या हम बोले, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हो गया हमारे पास क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको दिखाते कैसे हैं एवरेज स्पीड को, VAVG ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर V लिख करके ऊपर में एक बार का साइन दे देंगे, ठीक है। और ये तो सेम ही सेम रहेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको एवरेज स्पीड समझ में आ गया हो। सर ये कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, बोलता है क्या कि सोचिए ज़रा समझिएगा। बोलता है ना कांस्टेंट का मतलब क्या कि स्पीड बदल नहीं रहा है, स्पीड बदल नहीं रहा है सर। इसका मतलब क्या कि सर हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड अगर ये कांस्टेंट कर दिया, स्पीड क्या कर दिया बोलो, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि सर 2 मीटर चल रहा है दूर, कितना सेकंड में, 2 सेकंड में। तो हर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स। मतलब क्या कि अगला 2 मीटर 2 ही सेकंड में चलेगा, अगला 2 मीटर फिर 2 सेकंड में, अगला 2 मीटर फिर 2 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में, फिर 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में, फिर 2 मीटर। तो जितना बार भी आप देखेंगे, जिस पॉइंट पर भी निकालेंगे, तो आपको क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब क्या कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस जो है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस यूनिफॉर्मली कवर हो रहा है,
उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म मोशन में भी आपको बताया था कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पर, तो यहाँ वही बात है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगा, उस केस में हमारा स्पीड जो है वो बदलेगा नहीं। मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, हमने क्या बोला कि 2 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी चल रहा है, मतलब क्या कि 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, मतलब टाइम इक्वल, तो डिस्टेंस भी क्या इक्वल कवर कर रहा है, मूविंग बॉडी। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहेंगे उसको, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। तो क्या बोलेंगे, बोलो, व्हेन अ मूविंग बॉडी कवर्स equal distance in equal time interval then its speed, तब उसका स्पीड जो है ना वो क्या कहला है, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म या फिर क्या, कांस्टेंट। ये तो बिल्कुल आसान था सर। हम क्या बोले, फिर से बोल देते एक बार, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर यूनिफॉर्म बोले, यूनिफॉर्म को ही आप क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ना कि स्पीड फिक्स है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। मतलब क्या कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगा, उस समय में उस मूविंग बॉडी का स्पीड क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर क्या, कांस्टेंट स्पीड। ध्यान रखिएगा, जब भी यूनिफॉर्म आए ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए हमने बात किया स्पीड का, तो सेकेंड नंबर क्या बताए थे हम, 3 क्वांटिटी के बारे में बताए। पहला स्पीड, फिर सेकेंड नंबर क्या बोलिए, वेलोसिटी, और थर्ड नंबर एक्सेलरेशन। तो स्पीड हमारा हो गया। अब चलते हैं क्या, वेलोसिटी के बाद। वेलोसिटी हम लोग जो है मोशन को डिटेल में पढ़ने के लिए सेकंड जो पैरामीटर यूज़ किए थे वो क्या यूज़ किए थे, वेलोसिटी। सर वेलोसिटी के बारे में बताइए, तो फिर से वैसा ही स्पीड की तरह लिखेंगे। क्या है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये भी क्या है बोल बाबू, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। आराम से एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे। ठीक है, फिर ये कैसा क्वांटिटी है सर, इसको, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको जो है डिनोट करते हैं भी, इसको भी डिनोट करते हैं भी से ही, लेकिन ये क्या है, ये वेक्टर है, तो इसको दिखाएंगे, इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई सिंबल, क्या भी, सिंबल नहीं कहो, अल्फ़ाबेट कहो दो, अल्फ़ाबेट। ठीक है, क्या भी, लेकिन भी से जब दिखाएंगे तो इसके ऊपर में क्या तो कर देंगे, एरो दे देंगे, मतलब क्या एक वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, सर वहाँ पे स्पीड था, डिस्टेंस और टाइम के बीच का संबंध बता रहा था। यहाँ डिस्टेंस के जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए डिस्टेंस था तो स्केलर, और यहाँ क्या होगा, वेक्टर, तो वेक्टर के लिए क्या होगा, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलेंगे बाबू, बोलो, इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। कैसा भाई, कैसा रिलेशन, देखिए ध्यान से, दैट इज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, तो सर इसको सिंबल से अगर दिखाएं तो वेलोसिटी को भी से दिखाते थे सर, इसको एरो दे देंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम ऊपर में ऐसे एस से दिखाते थे, वेक्टर है तो इसको दिखा दिए, और टाइम को ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत सारे बात आप जो है ना इस एरो को नहीं भी दिखाएगा तो अंडरस्टूड है, v इज इक्वल टू क्या होगा, s/t। तो फार्मूला तो बिल्कुल सेम है सर, फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला तो बिल्कुल सेम है, किसके जैसा, किसके जैसा, स्पीड के जैसा, तो यूनिट भी सेम होगा बिल्कुल। अगर आपसे पूछे कि ऐसा यूनिट बताइए वेलोसिटी का, सर डिस्टेंस रहे चाहे डिस्प्लेसमेंट रहे, मीटर में ही नापते हैं, तो क्या हो गया बोलो बाबू, मीटर, और क्या हो गया, सेकंड, या फिर आप इसको मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया। चलिए वेलोसिटी समझ में आ गया बाबू। बोलो, हमने बोला कि सर वेलोसिटी, हमने क्या बोला, वेलोसिटी क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर क्या बोले, इसको जो है ना अल्फ़ाबेट हम लोग किससे दिखाते हैं, बोलिए,
भी से दिखाते हैं, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए इसको हम क्या एरो दे देते हैं ऊपर की ओर। वेक्टर क्वांटिटी है, ये संबंध बताता है किसके बीच का, और ये संबंध किसके बीच का बताता है, बोलो बाबू, ये संबंध बताता है डिस्प्लेसमेंट और क्या, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में बताता है। ध्यान रखिएगा सर, वेलोसिटी का अगर हम बात करें फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम ऐसे दिखाए हैं, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, बोलिए, एसआई यूनिट होता है हमारे बड़े बच्चे बिल्कुल सेम मीटर पर सेकेंड। साथ में याद रखिएगा डायरेक्शन भी लिखना इसमें ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जो भी यूनिट लिखेंगे उसके बाद साथ क्या डायरेक्शन तो लिखेंगे। चलिए ध्यान से, मैंने एक एग्जांपल दे देते हैं, इसको आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ये देखिए, और फिर हमने बोला 5 मीटर पर सेकेंड खाली बोला। जब 5 मीटर पर सेकेंड सिर्फ और सिर्फ इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या है, ये हमारा स्पीड हुआ। और 5 मीटर पर सेकेंड देखिए टुवर्ड्स ईस्ट अगर है, ये क्या हो गया, वेलोसिटी। अब तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, अब जो है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। जिस तरीके से वेलोसिटी के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक क्या, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ एक बात आता है, ध्यान रखिएगा, हमने बोला एवरेज ऐसे पूछेगा, एक रिलेशन आप याद है, इस पर क्वेश्चन में बनता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आप एक फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। इसको अगर हम सीधा करने की कोशिश करें तो देखिए ध्यान से, मैं एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो सकता है, डिस्टेंस बाई नीचे टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस बाई क्या, टाइम। बस वही तो फार्मूला आ गया सर। देखिए एवरेज का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख देंगे, अब बाई क्या, टोटल टाइम टेकन। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है, वहाँ पे टोटल डिस्टेंस ही है, अंडरस्टूड है, ये फार्मूला पे क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो वेलोसिटी हुआ सर हमारे पास क्या, एक फार्मूला डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन टाइम। अब उसके बाद एक छोटा सा टर्म आता है, जिस तरीके से स्पीड में पढ़े थे यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कॉन्स्टेंट स्पीड, उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर क्या, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर इसको कह सकते हैं आप क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें भी बिल्कुल आसान है सर। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, जब हम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर मोशन। लीनियर के मतलब स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं सर कि यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट का मतलब कि ये जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है, ये क्या है, फिक्स है। वेलोसिटी क्या है, बोलो बाबू, वेलोसिटी जो है फिक्स्ड या फिर क्या कह सकते हैं इसको, कांस्टेंट है। मतलब क्या कि हम मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट बॉडी जो है ना चल रहा है। मतलब क्या, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हो रहा है कि 2 मीटर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि हम लोगों को 9th क्लास में जो मोशन है उसका मोशन क्या है, हमको पढ़ना है, लीनियर मोशन पढ़ना है। लीनियर मोशन मतलब बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन के केस में हमने आपको समझाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है सर, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस यहाँ पे बात बराबर है। ठीक है, तो समझिए, हमने बोला कांस्टेंट, इसका मतलब क्या कि इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है क्या, इक्वल टाइम में। खत्म कहानी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि जब इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म या फिर क्या, कांस्टेंट। क्लियर हो गया। ये सब आसान बातें हैं, ठीक है, जो आपको आना चाहिए। ठीक है, हमने क्या बताया सर, हम बार बार बोल रहे हैं एक ही बात को कि सर मोशन को बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आपको 3 क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा। उसमें पहला स्पीड था, सेकंड वेलोसिटी है, अब थर्ड किसका बारी आया, एक्सेलरेशन। चलिए, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अब हम जो है एक्सेलरेशन की ओर चलते हैं। हमारे पास जो टॉपिक अब आ रहा है एक्सेलरेशन, लेकिन उससे पहले हम एक बात बताते हैं आपको। हम क्या बोल रहे हैं सर, आप बार बार बोल रहे हैं कि सर स्पीड, और यहाँ क्या कह दे रहे हैं, वेलोसिटी, और आप बोले कि स्पीड का भी फार्मूला सेम,
s/t, और इसका भी क्या देखो तो बाबू, इसका भी देखिए इज इक्वल टू क्या होता है s/t। आप बोल रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं सर कि स्पीड और वेलोसिटी सेम है। बात समझिए, बहुत यहाँ पे सोचने और समझने वाला बात है। आपने बोला सर, आप लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, कि सर आपने बोला कि सर स्ट्रेट लाइन के केस में दोनों में स्पीड का भी फार्मूला सेम आ रहा है और वेलोसिटी का भी फार्मूला सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आप बच्चे कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि क्या हमेशा स्पीड और वेलोसिटी बराबर होता है। आप सोच चुके हैं कि सर स्पीड और वेलोसिटी में कहाँ कुछ अंतर दिखा, दोनों का दोनों सेम ही है सर, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या एक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि आपके इस डाउट से एक जो है टॉपिक आ रहा है कि क्या हमेशा स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम आता है या फिर अलग भी हो सकता है, समझिए। उसके बाद हम पहले इस डाउट को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम आपको जो है एक्सेलरेशन में लेके चलते हैं। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन बोले बच्चे ने आपको? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग समझ जाते हैं कि स्पीड का भी फार्मूला सेम, वेलोसिटी का भी फार्मूला सेम, और आप बोल रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर स्ट्रेट लाइन के केस में सेम ही होता है, तो क्यों ना हम स्पीड और वेलोसिटी को एक ही कह दें। आपका बात सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है, इस बात को हम आपको समझाते हैं। मतलब क्या हमारे पास टॉपिक आ रहा है कि क्या स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल होता है, किसमें? मैग्नीट्यूड में। इस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो दें ऐसे, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी इज नॉट ऑलवेज सेम। मैंने क्या बताया, जो आप सोचे कि सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए समझिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। समझिए, मान लीजिए कि बॉडी ए है, कोई बॉडी क्या है, ए है, और इसको कहाँ जाना है, बी तक जाना है। इसके बीच का दूरी हमने मान लीजिए 100 मीटर। कितना मीटर मान लिया बोलो? हम बोल रहे हैं कि बॉडी को ए से कहाँ जाना है, बी तक जाना है, और हमने क्या माना बोलो, दोनों के बीच का दूरी कितना मान लिया बोलो? दूरी मैंने 100 मीटर मान लिया, ठीक है ना। कितना मीटर मान लिया बोलो? 100 मीटर मान लिया। हम बोल रहे हैं क्या कि इस 100 मीटर जाने में ए से पहले बी गया, ए से बी जाने में इसको टाइम लग रहा है, टाइम लगा 10 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा? 10 सेकेंड। कहाँ से कहाँ जाने में? ए से बी जाने में। समझना क्या बोल रहे हैं, बॉडी ए से कहाँ गया, बी गया, कितना दूरी है 100 मीटर, और उसको टाइम कितना लगा बोलिए? टाइम लगा 10 सेकेंड, ठीक है। अब बताइए कि इस पहला कंडीशन में स्पीड निकालिए पहले, स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा। आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्या बता रहे हो फिर से समझ लीजिए। स्पीड और वेलोसिटी हमेशा बराबर नहीं होता है। जो आप सोच लिए कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा बराबर होता है, क्यों सोचे? कि सब दोनों का फार्मूला सेम था, दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, तो बच्चे ने कंक्लूजन निकालिए कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। इसी बात को मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि ये हमेशा ऐसा हो, मतलब क्या कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए समझिए, मैंने बोला कि ए से बी तक बॉडी गया, उस केस में स्पीड और वेलोसिटी निकालिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर, और टाइम कितना हुआ? 10। तो कितना हो गया हमारे पास? आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ तो वेलोसिटी भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो सर आप तो बताए थे कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट भी 100 होगा। बिल्कुल 100 होगा सर, 100 मीटर। अब भाई क्या टाइम कितना लगा? 10 ही सेकेंड लगा, 10 सेकेंड लगा। तो देखिए यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ऐड हो जाएगा एक डायरेक्शन टुवर्ड्स क्या, बी। तो सर आप लोग सोचिएगा कि सर हम तो सोचे थे, वो बिल्कुल सही सोचे थे सर। यहाँ पर तो स्पीड और वेलोसिटी देखिए सेम आ गया, आगे कि नहीं आ गया? दोनों का मैग्नीट्यूड। अभी हम जो सोचे थे सर कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा बराबर होता है, तो देखिए बराबर तो हो गया, तो हम तो सही हो गए। नहीं बाबू, अभी आराम से फिर देखिए दूसरा कंडीशन देखिए, मैं आपको प्रूव करता हूँ। यहाँ पे आपके अनुसार सही है कि स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, लेकिन अब मैं बोलूँ, दूसरा बोलता हूँ कि बॉडी ए से, ठीक है, गया बी, और बी से फिर कहाँ गया? ए से गया बी, और बी से फिर कहाँ चला आया बोलिए? ए से गया बी, और बी से फिर कहाँ चला आया बोलिए? ए तक चला आया। उस केस में बताइए स्पीड क्या है, और उस केस में बताइए वेलोसिटी क्या है।
समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200, 100 गया 100 आया, 200 मीटर। और टाइम 10 सेकंड, 10 सेकंड कितना हो गया 20 सेकंड। तो यहाँ हो गया कितना, बोलिए 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ तो आ गया। लेकिन वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो देखिएगा वेलोसिटी, सर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी में क्या होता है बोलिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो सर बॉडी ए से गया और ए पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ 0 हो गया। और टाइम कितना लगा 10 सेकंड, 10 सेकंड 20 सेकंड। तो बताइए 0/20 क्या 0 ही ना आएगा बाबू। तो देखो, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 10 और यहाँ पे कितना 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सर कि हमेशा बॉडी का स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ये तब सही होगा जब बॉडी दोनों का दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले और दोनों का डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। देखिए फर्स्ट केस में ए से बी जा रहा था, तो ए से बी में डायरेक्शन भी सेम था और क्या बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा था। लेकिन सेकंड केस में क्या हो गया कि देखिए डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन इधर से पहले इधर गया, फिर अपोजिट हो गया, मतलब जाने और आने का डायरेक्शन क्या होगा, बदल गया। और डायरेक्शन के बदलने से देखिए वेलोसिटी भी चेंज कर जाता है। तो आज की बात याद रखिएगा कि आप फाइनल कंक्लूजन कभी भी नहीं निकालिएगा कि मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ स्पीड और वेलोसिटी हमेशा बराबर होता है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर डायरेक्शन भी सेम और स्ट्रेट लाइन सेम पाथ चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है और उसमें डायरेक्शन भी सेम रहेगा, उस केस में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन बदलेगा तो उसमें कभी भी ये भूल के भी मत बोल दीजिएगा कि सर स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है और यहाँ पर कितना 0 आ रहा है। अब उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा ये बात हमने क्या लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज नॉट ऑलवेज सेम, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग जो है वेलोसिटी के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी में अब हम एक बात आपको और लिखा देते हैं वेलोसिटी में कि सर वेलोसिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, मतलब कि वेलोसिटी को हम किस किस तरीके से, कितने तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ये लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग जो है ना एक्सेलरेशन चलेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम बोल रहे थे कि सर वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाई, कौन कौन सा फैक्टर है जिसको चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तो पहला सर वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और क्या होता है डायरेक्शन। तो दोनों बात, तो क्या बोलेंगे पहले बाबू, पहला बोलेंगे कि वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग क्या, मैग्नीट्यूड को बदल दीजिए, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और दूसरा कि मैग्नीट्यूड को सेम रखिए, डायरेक्शन को बदल दीजिए, खत्म हो जाएगा, वहाँ भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगा। क्योंकि कभी देखे थे थोड़ी देर पहले कि डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी चेंज हो रहा था। मतलब क्या कि वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि वेलोसिटी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं सर, या तो हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या नहीं तो डायरेक्शन चेंज कर दें। ध्यान रखिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि वेलोसिटी या टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्या, तीसरा क्वांटिटी जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसको, मोशन को अच्छे से, वो क्या था, एक्सेलरेशन। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन देखते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग जो तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या था, वो क्या था, एक्सेलरेशन। फिर से वैसे ही कॉमन बात जो सब में लिख रहे थे, तो क्या है सर एक्सेलरेशन, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज़ अ, बोलिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इसको कैसे दिखाते हैं, इसको एक अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं, इसको ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय एन अल्फ़ाबेट क्या,
या तो ए दिखाइए या फिर क्या स्मॉल ए, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए इस पर एरो दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या है बाबू बोलो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम क्या बता रहे थे कि ये एक संबंध बताता है। तो सर एक्सेलरेशन किन किन दो क्वांटिटी के बीच में संबंध बताता है, तो ध्यान रखिएगा, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड क्या, टाइम। ओहो सर, स्पीड था डिस्टेंस टाइम में, ठीक है, वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट टाइम में, और एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी टाइम में। ये तो सर एक पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल पैटर्न चल रहा है बाबू, ध्यान से समझिएगा। दैट इज़, अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया बोलिए, वेलोसिटी का चेंज, खाली यहाँ दे देते हैं, वेलोसिटी चेंज बाय क्या, टाइम। टाइम सर, तो यहाँ पे एक नया वर्ड ला दिए, चेंज, वेलोसिटी चेंज। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या, टाइम। कोई क्या कहते हैं बोलिए, एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर हम इसको सिंबल से दिखाएं तो एक्सेलरेशन को ए से दिखाइए या फिर क्या कैपिटल ए से दिखाइए, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। चेंज को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, एक साइन ये है चेंज, ठीक है, डेल्टा किसका, वेलोसिटी का चेंज, तो वेलोसिटी को भी से दिखा दिया, चेंज को किससे दिखाए, चेंज को हम इस साइन से दिखाए, ट्रायंगल की तरह बनता है साइन, और डिवाइड बाय क्या हो गया, टाइम। घबराना नहीं, ये क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सिंपल आप कह सकते हैं ए इज इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो सर चेंज इन पहले वेलोसिटी समझिए क्या होता है, समझिए। हमने बोला कि एक पॉइंट है, मान लीजिए ए, ठीक है, और एक पॉइंट क्या है बोलो, बी पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, क्या है बोलिए, इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है बोलो, फाइनल पॉइंट है। हमने बोला कि इनिशियल पॉइंट से बॉडी यहाँ गया फाइनल पॉइंट पर, तो बोल रहे हैं कि बॉडी जब चलना शुरू किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी था मान लो 5 मीटर पर सेकेंड था वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ जाने के बाद इस पॉइंट पर हो गया इसका क्या, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि सर इसका चेंज कैसे होगा, तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया। जब भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो देखो भी फाइनल हम इसको दिखा देते हैं, मतलब क्या, इंडिकेट कर देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या होगा बोलो, भी इनिशियल, मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी। आप ध्यान रखिएगा, वी फाइनल को खाली कैपिटल भी से दिखाया जाता है, और आपको 9th क्लास में इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाया जाता है। तो सर अब हम इसमें से अगर हम यहाँ से यहाँ बीच में अगर हम चेंज निकालें, तो अगर हम लिखें क्या, चेंज इन, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो पहले लिख लेते हैं वर्ड में, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या, इनिशियल वेलोसिटी। सर फाइनल वेलोसिटी क्या था, वी एफ, तो हम इसको दिखा सकते हैं वी एफ माइनस क्या, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, या फिर आपने बताया सर कि वी एफ को वी ही दिखाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को किससे, यू से दिखाते हैं, तो यू हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो हम चेंज इन वेलोसिटी को क्या दिखाते हैं, वी माइनस यू। क्लियर है, देखो ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी को हम वी माइनस यू दिखा सकते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे वी माइनस यू और यहाँ टी हो जाएगा। तो फाइनल अगर हम यहाँ लिखें कि चेंज इन एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, तो हम कर सकते हैं सर v माइनस यू डिवाइड बाई टी, बिल्कुल कर सकते हैं सर, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, यही तो है एक्सीलरेशन। जरा गौर से समझिए फिर से, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हमने v से दिखाया है और इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाया है, u हो गया, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, देखो चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू हो गया, डिवाइड बाई क्या था, टाइम, तो यहाँ टाइम कर दिए, तो फार्मूला क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ आता है कि सर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, समझिए क्या बोल रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ, ये बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, एक्सेलरेशन। समझिए हमने क्या आपके सामने लिखा, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नहीं आता सर, कुछ नहीं, देखो हम आपको हम एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। सर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। चलिए हम इसी एग्जांपल से आपको लेते हैं। सर v कितना था,
10 मीटर पर सेकेंड, यू कितना था 5 मीटर पर सेकेंड। तो लिखिए सर v कितना था 10 मीटर पर सेकेंड आराम से, u कितना था 5 मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई टाइम मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जाने में मतलब टाइम कितना लगा, ठीक है, मान लो 5 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड लगा 5 सेकेंड लगा। तो टाइम कितना हम लिख देते हैं 5 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना 5 ना आएगा और यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड आया ना, और नीचे क्या था 5 सेकेंड। ये कट जाएगा। तो बताइए ऊपर में हुआ मीटर पर सेकेंड है ऊपर में, और नीचे में क्या है सेकेंड, और सेकेंड बाई 1, तो ये ऊपर जाता है तो आपको जानते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और गुने 1 बाई क्या हो जाएगा सेकेंड। तो देखिए तो सर क्या होगा मीटर इंटू 1 मीटर और सेकेंड इंटू सेकेंड क्या होगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो गया, एक्सीलरेशन का क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ऐसे दिखाइए या फिर मीटर सेकेंड स्क्वायर दिखाइए इन्वर्स में, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट। तो समझ में आ गया सर कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि सर स्पीड का यूनिट, सर वेलोसिटी का यूनिट और क्या एक्सेलरेशन के यूनिट में क्या अंतर है। कितना आसान तो है। देखिए एक बार फिर से बोल देते हैं आपको कि अगर हमने बोला स्पीड, ठीक है, फिर क्या बोला वेलोसिटी, आप यहाँ से याद कर सकते हैं, और फिर क्या बोला एक्सेलरेशन, ठीक है। इस सब का यूनिट बच्चा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसका भी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होता है मैंने आपको वहाँ दिखाया, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के बाद क्या आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो देखेंगे, और उसके बाद हमारे पास आता है क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हमारा जो है टॉपिक जो था एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद जिस तरीके से हम लोग जो है स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े, उसी तरीके से इन द सेम वे एक्सेलरेशन में भी हमारे पास जो है क्या आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या हमारे पास टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, बच्चा बहुत इसमें कंफ्यूज करता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आप इसको कह सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे सब में लिखे थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये क्या होता है सर, बिल्कुल आराम से समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। सर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो होता है सर। तो हमने बोला यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो कांस्टेंट हो या फिर क्या हो यूनिफॉर्म हो। मतलब क्या बोल रहे हैं सर, इसका मतलब यह हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी अगर क्या होगा यूनिफॉर्म होगा या फिर क्या होगा कांस्टेंट होगा, इस केस में हम वहां कहेंगे कि वहां जो एक्सेलरेशन है वो क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है फिर क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सर ये बात आप जो बोले हमको समझ में नहीं आया, चलिए आपको हम एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, वो 5 सेकंड के बाद ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे चल रहा, उसका बॉडी का पहला मान लीजिए कि गिवन वेलोसिटी था, ठीक है, वो क्या था 5 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड के बाद यहाँ पहुंचा और इसका वेलोसिटी हो गया कितना 10 मीटर पर सेकंड। चलो एक और केस लेते हैं, फिर 5 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पहुंचा, 5 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ पहुंचा, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी हमने मान लिया मान लो 15 मीटर पर सेकंड। एक बार ध्यान रखिए, हम चलो इसको नोट कर लेते हैं, इस पॉइंट ए, पॉइंट बी और क्या पॉइंट सी। हम क्या करते हैं कि दोनों में हम आपको चेक करके बताते हैं कि पूरा होल जर्नी में ए से सी तक जाने में हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ यूनिफॉर्म। अब देखिए कैसे, सर आपने बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में अगर एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या कि चेंज इन वेलोसिटी में क्या होगा सर कांस्टेंट होगा। देखिए मैं आपको इस बात को दिखाता हूँ कैसे। अगर हम बात करें कि ए से बी, अगर हम आपसे पूछे कि ए से बी आप फाइंड करिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी में डिवाइड बाय टाइम। तो सर यहाँ से यहाँ जाने में फाइनल वेलोसिटी क्या है v2 और इनिशियल क्या है v1, तो मैं करूंगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 5 सेकंड। चलो पहले टाइम कर देते हैं,
तो करेंगे तो V2 कितना है सर 10, V1 कितना है 5 और डिवाइड बाई क्या होगा 5। तो बताइए 10 में से 5 जाएगा 5, 5 बाई 5 कितना आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने देखा कि सर जब बॉडी ए से बी गया, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम वही बात अब क्या करते हैं कि बी से सी के बीच में निकाल के देखिए। जब बी से सी के बीच में निकालते हैं तो हम लिख देते हैं B2C, B2C लिख दिए हम यहाँ पर। और हम यहाँ फिर से एक्सेलरेशन निकाल कर देखते हैं। सर एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सर B से C में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा V3 है, V3 कितना है 15 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है V2 है, V2 कितना है 10। तो देखोगे बाबू, ठीक है, कि यहाँ पे हम लिख देते हैं V3 माइनस V2 डिवाइड बाय क्या टाइम। सर V3 कितना है 15 है, तो 15 माइनस बताइए V2 कितना V3 कितना है 15 लिख दिए और V2 कितना है 10 ये लिख दिए और डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 5 सेकंड लगा। तो हमारे पास यहाँ भी कितना आया, और हम सॉल्व करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ ए से बी गया तो भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, बी से सी गया तो भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। मतलब अगर आपसे बोले कि सर यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम रह रहा है, तो हम क्या समझे कि सर एक्सेलरेशन सेम या फिर कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म कब रहता है, जब देखिए चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम इस चेंज इन वेलोसिटी को दिखाएं तो हम इससे जो है ना सहमत है कि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे 5 है सर। और यहाँ भी अगर हम देखें कि चेंज इन वेलोसिटी तो यहाँ भी कितना है 5 है। तो हमने आपको बार बार यही बोला कि जब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, फिक्स्ड होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं क्या फिक्स्ड भी लिख सकते हैं। हमने क्या बोला चेंज इन वेलोसिटी जब फिक्स होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। इसी बात को देखिए यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी 5 यहाँ भी है और चेंज इन वेलोसिटी 5 यहाँ भी है। जब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ फिक्स हुआ, देखिए एक्सेलरेशन बिल्कुल दोनों का दोनों क्या है सेम है। तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि द रेट ऑफ चेंज इन when the rate of change in velocity with respect to time is uniform, then we can say that the acceleration produced in that body is what uniform acceleration। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन आपके लिए कर दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। डिफिनेशन अगर देख लें क्या है सर, when the rate of, रेट का मतलब क्या है टाइम से जब भी डिवाइड रहेगा तो रेट लग जाएगा। व्हेन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बिल्कुल आसान था सर, इसको मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाया। चलिए सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझने के बाद अब क्या देखें ग्राफ। सर ग्राफ हम कैसे बनाते हैं एक्सेलरेशन का। सर ग्राफ एक्सेलरेशन में देखिए तो ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम है। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा हमको एक्सेलरेशन देगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं बनाता हूँ आपके लिए ग्राफ, समझिए। तो ग्राफ कौन सा ग्राफ होगा सर बीटी ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ बीटी ग्राफ, क्योंकि बीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमको एक्सेलरेशन हमको देगा। ठीक है चलिए सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस में हमका स्टेटमेंट आता है, हम टाइम यहाँ लिख दिए, ठीक है, और इधर वेलोसिटी लिख दिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और हम यूनिफॉर्म जब है तो बिल्कुल क्या होगा स्ट्रेट लाइन आएगा। इतना आसान था बिल्कुल, ठीक है। वैसे ही ये क्या हो गया स्ट्रेट लाइन है और इसका मतलब क्या यूनिफॉर्म मोशन। हम मोशन के जगह पे क्या पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म क्या होगा एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया हमारे पास ग्राफ। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि सर एग्जांपल हमसे पूछता है किसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल अब हम चलते हैं और बताते हैं आपको एग्जांपल में आप क्या क्या बोल सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक है। मान लेते हैं कि सर ये ग्राउंड है, आराम से समझेंगे, ये ग्राउंड है और एक बॉडी जो है नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे की ओर फॉल कर रहा है। तो सर इसके फोर्स आपसे पूछे कि जब बॉडी को हम नीचे की ओर कुछ हाइट से नीचे की ओर जब गिरा रहे हैं इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है। सर इतना आसान बात पूछे, सर ये बॉडी जो नीचे की ओर गिर रहा है इस पे एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लग रहा है, बिल्कुल आप सही बोले, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सर नीचे हवा है, तो हवा क्या करेगा ऊपर पे इसको धकेलेगा, मतलब क्या एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है। सर इस केस में क्या लग रहा है
एयर रेजिस्टेंस के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। सर यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहा है। जब ये बॉडी इस हाइट से नीचे की ओर फॉल कर रहा है, इसमें दो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या, एयर रेजिस्टेंस। तो क्या हम इस फॉल को फ्री फॉल कह सकते हैं? हमने बोला फ्री फॉल में मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फ्री हम बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि फ्री फॉल के केस में जो है ना, एक्सेलरेशन जो भी होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो आपके मन में आएगा सर फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले आप समझिए, इस बॉडी को मैंने कुछ हाइट से गिराया, इस पे आपने बोला दो फोर्स लगा, तो आप बोलेंगे सर क्या ये फॉल फ्री फॉल है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये फ्री फॉल नहीं है। क्यों? तो फिर आप पूछेंगे सर फ्री फॉल क्या होता है? समझिए ध्यान से। फ्री फॉल हम उस बॉडी को कहते हैं जिस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगे। कौन सा फोर्स? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अगर लगेगा, इसका मतलब क्या है कि धरती पे कोई भी चीज गिरता है तो वो फ्री फॉल नहीं है। बिल्कुल। अगर हम बात करें जनरल केस में, तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से एयर रेजिस्टेंस लगेगा ही लगेगा। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि धरती पर जो भी बॉडी गिर रहा है वो फ्री फॉल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सर हमको फ्री फॉल यहाँ भी नहीं है सर, यहाँ एयर रेजिस्टेंस है, तो हमको एयर रेजिस्टेंस हटाना है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, और उस कंटेनर में से सारा का सारा एयर जो है ना पंप आउट कर लेंगे। पंप क्या कर लेंगे? आउट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा वैक्यूम। तो वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस है, लगेगा ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी पर कितना फोर्स बचेगा? एक ही फोर्स, इसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखिएगा। तो अब ये फोर्स जैसे पंप आउट करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और इस बॉडी का फॉल पे, बॉडी के गिरने पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स रिस्पांसिबल होगा, वो कौन होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फॉल को अब हम कहेंगे क्या? फ्री फॉल। तो याद रखिएगा, पहला एग्जांपल हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्री फॉल बॉडी के केस में होता है। तो क्या बोलेंगे? पहला बाबू बोलो, फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल बोलता है क्या कि मान लेते हैं कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, एक जो है ना सीधा एक कोई रास्ता है, इसमें से एक हम बॉल को ऊपर से नीचे की लुढ़का रहे हैं, रोलिंग डाउन कर रहे हैं। बॉल को क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर नीचे, ऊपर से नीचे लुढ़का रहे हैं, ठीक है, रोल करा रहे हैं, रोल डाउन आ रहा है, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि सर इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये कब होगा हमारे पास? यूनिफॉर्म, क्योंकि हमको तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जांपल देना है। समझिए, इसमें इस बॉडी जो बॉल है ऊपर से नीचे लुढ़क के आएगा, इसके अंदर में जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब इस सरफेस का फ्रिक्शन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और यहाँ पे भी तो एयर है, एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाए? एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाए? जीरो हो जाए या फिर नेग्लिजिबल हो जाए। समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा है? तो हम बोल सकते हैं कि रोलिंग डाउन अ बॉल थ्रू इंक्लाइंड प्लेन when there is no friction and air resistance is negligible, उस केस में भी हम rolling down a ball through an inclined plane is called what? Free fall। वहां पे जो प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन वो क्या होगा? बोलिए, वो होगा हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ये है क्या? ये इंक्लाइंड प्लेन है सर, इंक्लाइंड प्लेन है। तो मैं इसको दूसरा को अच्छे से लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा। क्या बोलेंगे? रोलिंग डाउन, एक मिनट ऐसे कर देते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉल रोलिंग डाउन एन inclined plane where friction and air resistance is zero या फिर नेग्लिजिबल। क्लियर हो गया हमारे पास? सर इसी में हम उल्टा करके बोल सकते हैं कि कोई एक साइकिल है, तो दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई साइकिल है जो ऊपर से नीचे की ओर क्या कर रहा है? बोलो, रोल डाउन कर रहा है। साइकिल क्या नीचे की ओर क्या रोल डाउन कर रहा है, और वहां भी फ्रिक्शन जीरो और एयर रेजिस्टेंस जीरो। तो आप इसमें दूसरा एग्जांपल बाइसाइकिल वाला भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है उसको समझाएं, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आपको हम समझाएं क्या? ग्राफ समझाएं, वो समझ में आ गया, ठीक है। फिर हम आपको बोल दिए क्या? एग्जांपल दिए, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जगह है हमारे पास, यहाँ देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल
आसान बात सर। इसी तरीके से बिल्कुल बताएंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यही तो होता है सर, बिल्कुल यही होता है। तो जब अब यहाँ नॉन यूनिफॉर्म बोला तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है ना वो जो है कांस्टेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म या फिर नॉट इक्वल टू फिक्स, ये फिक्स नहीं होगा, या फिर क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब क्या कि चेंज इन वेलोसिटी फिक्स नहीं है। मतलब क्या, एग्जांपल से देखें, समझाइए इसको बढ़िया से। उसी तरीके से सेम तरीके से मैंने ये बोला कि v1 है मान लो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर हो गया मान लो यहाँ पर बॉडी 5 सेकंड में गया, ठीक है। और यहाँ बॉडी के पास v2 हो गया कितना, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ गया, यहाँ बॉडी, और यहाँ मान लीजिए v3 हो गया कितना, 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। समझिए क्या बोल रहा है, ये ए है, ये बी है, क्या है, सी है। तो अगर हमसे पूछे कि बताइए कि ए से बी में एक्सेलरेशन क्या है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। बहुत ही थोड़ा सा जो है ना बच्चा कंफ्यूज करता है, इसीलिए बोले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी बताइए सर, कि ए से बी जो है वो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है, 5। तो पहले टाइम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए v2 कितना है सर, 10 में से 5 जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या, 5। तो 5 बाई 5, तो यहाँ कितना हो गया, काटेंगे तो कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हुआ। बिल्कुल समझ में आया सर। अब अगर उसी तरीके से मैं बी से सी के बीच में निकालूं, क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। तो चलिए सर देखते हैं, बी से सी की ओर में ध्यान से देखते रहेंगे। बी से सी में अगर हम एक्सेलरेशन निकाले सर, तो क्या होगा, v3 माइनस क्या होगा, v2 डिवाइड बाय क्या, टाइम। तो सर v3 कितना है सर, 20, और v2 कितना है सर, 10, और डिवाइड बाय टाइम कितना है, 5। तो सर 20 में से 10 जाएगा कितना होगा, 10, और डिवाइड बाय 5। तो क्या यहाँ देखिए एक आया, नहीं सर, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा सर कि जब चेंज इन वेलोसिटी, जब चेंज इन वेलोसिटी बराबर नहीं है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी यहाँ 5 है और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 10 है। तो हमने क्या देखा कि जब चेंज इन वेलोसिटी जब बराबर नहीं होगा, उस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उसी तरीके से यूनिफॉर्म में क्या था कि चेंज इन वेलोसिटी दोनों केस में क्या आया था, बराबर हुआ था। अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमारा इक्वल होगा तो यूनिफॉर्म, और जब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर क्या होगा, अनइक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा, तो क्या होगा उस समय में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसी तरीके से जब इसको पढ़ लिए तो हम क्या करेंगे, इसका फिर हम ग्राफ बना देते हैं आपके, ठीक है। अब क्या होगा सर, बिल्कुल आसान बात है, ग्राफ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। सर बीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, तो यहाँ पे हमने टाइम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, बोलिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड कर दिया। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो कर्व लाइन आएगा, या तो ऐसे रहे, या फिर मैं एक और बना देता हूँ, या फिर क्या रहे, ऐसे रहे। मतलब क्या रहेगा, कर्व लाइन रहेगा। क्या रहेगा, बोलिए, कर्व लाइन बताता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हमने क्या देखा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका ग्राफ। ऐसा एग्जांपल तो बहुत आसान है सर, कोई भी धरती पे मान ले कोई बॉडी गिर रहा है, एयर एसेस को रखता है, वहां एयर एसेस रख दीजिएगा, एयर एसेस रख जाएगा सर, तो क्या होगा, फ्री फॉल होगा नहीं। अब फ्री फॉल नहीं होगा उस केस में कैसा एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया हमारे पास। चलिए यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन में हम लोग बात किए, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर क्या हम लोग देखें, क्या ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसके बाद हम टर्म आता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, और एक बार लास्ट टॉपिक आपके पास आएगा एवरेज वेलोसिटी। उससे पहले एक टॉपिक हमारे पास क्या है, रिटार्डेशन, मतलब क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ध्यान से समझिएगा क्या होता है ये, ठीक है। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक इस फर्स्ट लेक्चर का वो क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या फिर आप कह सकते हैं इसको डिसेलरेशन, डिसेलरेशन, या फिर इसी को कह देता है बहुत लोग नेगेटिव क्या, एक्सेलरेशन। ध्यान से समझेंगे ये होता क्या है सर।
नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये दोनों नया टर्म आपके लिए है, लेकिन ये तो सिंपल है सर। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे होगा, समझिए बात को, तो बिल्कुल आसान है। हम जानते हैं सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये तो होता है सर। बिल्कुल, तो सर सोचिए कि सर इस वैल्यू को नेगेटिव होने के लिए क्या करना होगा, फाइनल वेलोसिटी अगर कम हो जाए और इनिशियल वेलोसिटी अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा सर, इस दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस आएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, समझिए। तो सर ये कब होगा, ये बॉडी है, ठीक है, इसका मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये मान लो कि 5 सेकेंड के बाद ये बॉडी यहाँ पहुंचा और इसका जो है ना फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ बात बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ से 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी घट गया, तो वेलोसिटी घटे कब, कॉमन सेंस जब ब्रेक मारेगा तभी तो घटेगा। तो इसे याद रखिएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कब होता है, जब ब्रेक अप्लाई होता है तब, ठीक है, या फिर कोई फ्रिक्शन लगेगा तब, समझिए ध्यान से। तो सर इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। सर देखिए तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 5, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 और टाइम कितना लगा 5, तो देखिए तो कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा कितना होगा, -5 हो जाएगा डिवाइड बाय 5। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन क्या आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखेंगे एक्सेलरेशन अगर माइनस में है, इस एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन बोल सकते हैं। जब रिटार्डेशन आप बोलेगा तो आपको आंसर क्या बोलना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना, रिटार्डेशन जब बोलेंगे इस केस में क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसी में पूछ देंगे एक्सेलरेशन क्या आया, तो एक्सेलरेशन बोल देगा, तो एक्सेलरेशन बोलना होगा आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो होगा लेकिन माइनस में बोलेंगे क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन पूछा है और एक्सेलरेशन हमारा कितना आया है, बोलिए माइनस में। तो जब एक्सेलरेशन पूछे तो माइनस साइन को रखेंगे, जब रिटार्डेशन पूछे या फिर डिसेलरेशन पूछे उस केस में जो नेगेटिव साइन है उसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि खुद ये रिटार्डेशन डिसेलरेशन का मतलब नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव अगर फिर से बोल दीजिएगा तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आए और अगर क्वेश्चन में मेंशन है रिटार्डेशन बताइए, तो नेगेटिव साइन को वहां पर बोलना उचित नहीं माना जाता है। क्लियर है हमारे पास, बताइए, ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको रिटार्डेशन, डिसेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, इसका नाम क्या है, एवरेज वेलोसिटी। क्या है, एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। कुछ नहीं करना है, इसको दिखा सकते हैं, भी ऐसे ऊपर में एक बार दिखा देंगे या फिर क्या भी आप एवरेज लिख सकते हैं। और क्या होता है, सिंपल एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये बॉडी है, ठीक है, इसके पास मान लो u है, कुछ देर के बाद टी टाइम के बाद यहाँ पहुंचा, इसके पास क्या होगा, v हो गया। अगर आपसे पूछे एवरेज निकालिए तो एवरेज में क्या करते थे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ गलती नहीं करेगा, टी क्या करें, टी से डिवाइड नहीं करते। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ध्यान रखिएगा ये हमने क्या लिखा, 2 लिखा, टी नहीं है ये, तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया। इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर मोशन का जो क्लास 9 का हमारा फर्स्ट चैप्टर था एवरेज वेलोसिटी, लास्ट टॉपिक था। अब हम आगे बढ़ेंगे।